हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों, कल हम लोग यहाँ पर प्लेबैक में थे। लास्ट में प्ले का मेनू जो था वो हम लोग ने खत्म किया था, मैग्निफिकेशन तक आए थे। उसके बाद येलो कलर में आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको सेटअप दिखेगा और सारे सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर दिखेगा। तो नेक्स्ट सबसे पहले सिलेक्ट फोल्डर। अब ये पुराने वाले 6D में नहीं है, नए वाले 6D में। तो इससे आप जो है फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो आपको ऐसा लगेगा सर क्रिएट फोल्डर 101, इसका फायदा क्या? अब कई बार ऐसा होता है कि शादी की सीजन में समझ लो आपको लगातार काम है, पहली तारीख को यहाँ पर, दूसरी तारीख को यहाँ पर, तीसरी तारीख को यहाँ पर, चौथी तारीख को यहाँ पर, इस तरीके से आपको अलग अलग कंटिन्यूस काम है। कई बार आपको कार्ड फॉर्मेट करने का या कुछ डेटा कॉपी करने का, जो डेटा कॉपी करना उसका वक्त नहीं मिलता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि होता क्या है कि समझ लो 2 शादी है 2 दिन में। सुबह में अर्ली मॉर्निंग क्लाइंट ए का काम है और दोपहर के बाद क्लाइंट बी का काम है, फिर दूसरे दिन क्लाइंट ए और क्लाइंट बी। इस तरीके से अगर आपका काम है तो कई बार क्या होता है, आप लोग फोटोग्राफी करते हो, एक ही फोल्डर में सारा डेटा सेव हो जाता है और उसके बाद जब आप घर पे जाते हो और डेटा कंप्यूटर में कॉपी करते हो, उसके बाद आपको काफी सारा डेटा यहाँ से वहां करना पड़ता है। बट उसका एक आसान रास्ता है। आप क्या करो, जब क्लाइंट ए के वहां सुबह में जो शूट कर रहे हो उस समय क्या करो, आप एक फोल्डर नया बनाओ, एक फोल्डर नया बनाओ जिससे कि 101 नंबर, ठीक है। तो सारा डेटा 101 नंबर में सेव करो, नंबर 1। अब जैसे ही बी क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के वहां जाते हो तो उस समय क्या करो, और एक फोल्डर बना लो। उससे क्या फायदा होगा कि जैसे ही आप दूसरा फोल्डर बनाओगे तो दूसरे क्लाइंट का शूट जो है फोल्डर बी में शूट करना है। इससे क्या होगा, ये क्रिएट फोल्डर नंबर 2। चलिए अब आपको क्या करना है, जब क्लाइंट ए का शूट कर रहे हो तब फोल्डर ए में, जब क्लाइंट बी का शूट कर रहे हो तब फोल्डर इसमें। इससे फायदा ये होगा कि जब आप घर पे जाके कंप्यूटर में अपना डेटा कॉपी करते हो तो आपका जो सारा डेटा है दोनों क्लाइंट के हिसाब से अलग हो जाएगा, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेन चीज है। चलिए सर, इसके साथ साथ उससे आगे बढ़ते हैं सर। तो फाइल नंबरिंग कंटिन्यूस और मैन्युअल रीसेट। कंटिन्यूस रखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग लगातार जब फोटोग्राफी करते हैं, अगर उसको मैं रीसेट रख दूंगा तो गड़बड़ ये हो जाएगी कि जब भी मैं बैटरी चेंज कर रहा हूँ या मेमोरी कार्ड चेंज कर रहा हूँ तो रीसेट हो जाएगा, 0 से शुरू हो जाएगा। तो कई बार मेरा जो फोटोग्राफ्स के जो नंबर है वो एक जैसे हो जाएंगे, तो मुझे कंप्यूटर में सर्च करने में दिक्कत हो सकती है। तो उसको कंटिन्यूस रखना ज्यादा बेटर है, सिवाय अगर आपको स्पेसिफिक अगर कुछ शूट करना है तो। उसके बाद ऑटो रोटेट, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए, आप ध्यान से देखो। एक है ऑन कैमरा और कंप्यूटर, मतलब कि ये कैमरे में भी आपको फोटो सीधा दिखेगा और कंप्यूटर में भी सीधा दिखेगा। लेकिन अगर आपने यहां पर सिलेक्ट किया कंप्यूटर में, आपको जो फोटो है जो अपना हॉरिजॉन्टल क्लिक किया है वो आपको वर्टिकल दिखेगा, और ऑफ मतलब कि जो क्लिक किया है वैसा ही दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में आपको सारे फोटो को सिलेक्ट करके उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करके रखिए ये वाला, मतलब कि कैमरा और कंप्यूटर दोनों में परफेक्ट दिखना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेट मेमोरी कार्ड, ये मैं मानता हूं तब तक सारे लोगों को पता है। जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे कमेंट करिए कि फॉर्मेट करने से क्या फायदा है और क्या नहीं है। तो फॉर्मेट ऑफ कोर्स बहुत पॉपुलर है। उसके बाद वायरलेस सेटिंग, ऑफ कोर्स वायरलेस सेटिंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आजकल मैं ज्यादातर शूट में मैं ये वायरलेस सेटिंग यूज करता हूं। इसका पूरा एक एपिसोड है, पूरा 1 घंटे का एक सेशन है जिसमें हम लोग शूट करेंगे। मैं शूट करके वायरलेस मोबाइल में अपना डेटा लेने वाला हूं, और मोबाइल में डेटा लेने के बाद उसको तुरंत ऑन द स्पॉट मोबाइल में एडिट करने वाला हूं, और एडिट करने के बाद उस पर लोगो लगाऊंगा, रीटच करूंगा, सब कुछ करके उसको सीधा इंस्टाग्राम में कैसे लगाना है वो सारी चीज जो है मैं आपको 1 घंटे का पूरा सेशन दिखाने वाला हूं। मतलब कि विदिन 5 मिनट आप इस वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से फोटो क्लिक किया, मोबाइल में ट्रांसफर किया, एडिट किया, रीटच किया, उसके ऊपर अपना लोगो ऐड किया और सीधा आपका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फेसबुक या जहां पर भी आप चाहते हो वहां पर आप इसको शेयर कर सकते हो। तो ये पूरा 1 घंटे का हमारा सेशन है जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपके पास अगर एप्पल आईफोन है तो कैसे कनेक्ट करना है, या फिर आपके पास एंड्रॉइड है तो कैसे कनेक्ट करना है, कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए बेटर रहेगी। और उसके साथ साथ कई सारे दोस्तों को ये नहीं पता होगा कि अगर मैं कोई फोटो क्लिक कर रहा हूं तो वो फोटो जो है मेरा मोबाइल में तो आ गया है, लेकिन मुझे अपने फोटोग्राफ्स के ऊपर अगर लोगो लगाना है तो कैसे लगाना है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर एक सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। जितने लोग जानना चाहेंगे तो आप मुझे लिखिए, तो मैं आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है लोगो लगाने के लिए ऑप्शन में शेयर करता हूं। तो वायरलेस के लिए पूरा 1 दिन का 1 घंटे का सेशन है। वेरी सुन मैं इसका भी डिटेल आपको शेयर करता हूं, बहुत जल्दी आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी।
फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ऑटो पावर ऑफ। ऑटो पावर ऑफ का मतलब होता है कि ये करीबन करीबन 1 मिनट यहाँ पे लिखा है, तो 1 मिनट के अंदर ये जो है बंद हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से इसका टाइम बढ़ा देना है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली अभी मैं 13 मिनट्स कर देता हूँ। तो अब 30 मिनट तक ये कैमरा बंद नहीं होगा, दैट मींस कि यहाँ पर स्क्रीन चलता रहेगा। अभी आपने देखा था 1 मिनट के बाद कैमरा बंद होता था, उसके कारण जो मेरा स्क्रीन है वो बंद हो जाता था। अब ये नहीं होगा, अब ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, मतलब कि कैमरा जो पावर ऑफ है वो बंद हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए सॉरी, डिस्प्ले बंद नहीं होगा, सॉरी, ये कैमरा ऑफ होगा, डिस्प्ले के लिए शायद आगे और ऑप्शन आएगा। एलसीडी ब्राइटनेस 4 नंबर पे ज्यादातर रखना चाहिए। कई सारे फोटोग्राफर यहाँ पर गलती करते हैं और इसको 5, 6, 7 पे या नीचे ले जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, जब ये फोटोग्राफी करते हैं तो उस समय उनके जो फोटो है वो अंडर या ओवर हो जाते हैं, जो उनको वहां पर नहीं दिखते। बट जब वो लोग अपने घर पे जाके अपने कंप्यूटर में डेटा कॉपी करते हैं, उस समय उन्हें दिखाई देता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो आपको ब्राइटनेस 4 पे रखना है, जो स्टैंडर्ड है कैनन के कलर कैमरे में। हालांकि आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन आपको इस तरीके से अपने नजर को डेवलप करना होगा ताकि आप अपने फोटो को देख सको कि अंडर है या ओवर है। चलिए, एलसीडी ऑन ऑफ, मतलब कि आपके पीछे का जो एलसीडी है उसको ऑन ऑफ करना है या नहीं। अब शटर बटन, तो शटर बटन से भी आप इसको बंद कर सकते हो। डेट टाइम जोन, अब डेट टाइम आपको सेट करना होगा, जैसे कि अभी 2:09 हुआ और इस तरीके से। और कई लोग जो है, मैं जानता हूं तब तक तो यहाँ पर दिल्ली में रहते ही नहीं है और वो चले जाते हैं कहीं और। कहाँ चले जाते हैं, तो टाइम जोन जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कराची या काबुल। तो आपको डेट टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट उसको सेट करके रखना चाहिए, मतलब कि दिल्ली। फायदा क्या होता है, जब आप फोटोग्राफी करते हो तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है मेटा डेटा, उसके अंदर आपका डेट एंड टाइम रिकॉर्ड होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपका करेक्ट होना चाहिए अपना इंडियन टाइम जो है उसके हिसाब से। आप 24 आवर भी रख सकते हो, 12 आवर भी रख सकते हो, जो आपकी जो है पसंद है उसके हिसाब से आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद लैंग्वेज। लैंग्वेज ज्यादातर लोग इंग्लिश पसंद करते हैं, लेकिन कई सारे लोग जो है वो चाइनीज ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप लोग चाइनीज भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और यहाँ से जो है आप पूरा चाइनीज में रीड कर सकते हो। कितने लोगों को चाइनीज पसंद है, जिनको भी चाइनीज लैंग्वेज पसंद है कमेंट में लिखिए ताकि हमको पता चले कि चाइनीज रखना चाहिए या नहीं। बताइए दोस्तों, चाइनीज जो है लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहिए नहीं चाहिए, करना चाहिए। तब तक मैं कुछ कमेंट्स में पढ़ लेता हूं, अगर किसी का कुछ क्वेश्चंस है 5-6 मेनू में तो वो मैं देख लेता हूं। चाइनीज चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, ओके, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निकल कोई नहीं, ज्यादातर कोई पूछ रहा है ये अच्छा है नहीं अच्छा है, मतलब साउंड क्वालिटी के बारे में ज्यादातर बात कर रहे हैं। बट आपको किसी फोटोग्राफी के बारे में कुछ खास करके जानना है तो मुझे बताइए। तो चाइनीज का हमें हो सके तब तक जितना हो सके उतना बॉयकॉट करना है, हमें चाइनीज नहीं चाहिए। बट फिलहाल हमारी इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जो मेनली चाइना बनाती है, तो कुछ वक्त तक मेरे ख्याल से 2, 4, 5 साल तक हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बट हम लोग आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे देश की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर अपनी खुद की लाइट, खुद के कैमरास और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, ताकि हमें चाइना के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्यू फाइंडर डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक लेवल। अब इसको अगर मैं शो करता हूं तो मुझे इस तरीके से व्यू फाइंडर में लेवल दिखेगा। इससे फायदा ये होगा कि जब भी मेरा जो कैमरा है अगर मैं तिरछा करता हूं तो वो लेवल उस तरह से झुकेगा, मतलब मुझे यहाँ अगर कैमरा मेरा राइट साइड झुकेगा तो यहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट साइड झुकेगा तो इस तरह से दिखाई देगा, मतलब कि मेरी हॉराइजन लाइन जो वो मेंटेन रहेगी व्यू फाइंडर में। तो इसको आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। सेम चीज है ग्रिड, आप चाहो तो अपने स्क्रीन में ये जो ग्रिड है वो भी देख सकते हो, ये दोनों चीज है। अब उसके बाद शो हाइड इन व्यू फाइंडर। अब कुछ चीजें जैसे कि हमारे जो लोग क्विक मेनू सेटिंग जिसे बोलते हैं, वो वन शॉट हो गया, जेपीजी फाइल फॉर्मेट हो गया, पिक्चर स्टाइल हो गया, सिंगल शॉट हो गया और मेरा कैमरा मोड, तो ये सारी चीजें अगर मुझे अपने व्यू फाइंडर के अंदर देखनी है तो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो ये आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, जो जो चीज आपको देखनी है वो आप देख सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब ये हैबिट की बात है, जिनको व्यू फाइंडर में ज्यादा डिटेल में देखने की हैबिट है चाहिए वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है,
क्योंकि ज्यादातर मेरे ख्याल से बहुत कम जो है ब्रांड्स जिसमें व्यू फाइंडर में, ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में ये चीजें दिखती है, डिजिटल व्यू फाइंडर में दिखती है बट ऑप्टिकल में नहीं दिखती है। उसके बाद जीपीएस सेटिंग। जीपीएस सेटिंग मैं जानना चाहता हूँ कि कितने दोस्त जानते हैं कि जीपीएस सेटिंग का क्या फायदा है। कोई बता सकता है कि जीपीएस से क्या फायदा हो सकता है? अगर हम लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं और उसको अगर जीपीएस को मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, एनेबल कर दिया, मतलब कि मेरा जो लोकेशन है वो क्या मेरे फोटो में जो डेटा में जो है रिकॉर्ड हो रहा है कि कौन सी लोकेशन पे शूट किया है। लेकिन कई सारे लोग ऐसा बताते हैं कि सर अगर मेरा कैमरा चोरी हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा या कुछ और, बट इस तरह से नहीं होता है। इसमें मेन रीजन ये है जीपीएस का कि कई सारी लोकेशंस ऐसी है, फॉर एग्जांपल कि आप बर्ड फोटोग्राफर हो और आपने जो बर्ड फोटोग्राफी करते हैं जो है वाइल्ड लाइफ का, तो उनको पता होगा कि बर्ड्स जो है अपना जो घोंसला है वो किसी स्पेसिफिक जगह पे बनाता है, मतलब हर साल या 2 साल में जब भी आता है तो एक फिक्स लोकेशन पे बनाता है। या फिर जो माइग्रेट बर्ड्स है उनकी भी एक फिक्स लोकेशन होती है। अब जंगल में कई बार क्या होता है, साल गुजरने के बाद बरसात और ये सब चीजों के कारण लोकेशन बदल जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आपने शॉट कहाँ निकाले थे। आपने अगर लास्ट ईयर जहां पे शॉट निकाला है एज इट इज वहीं पे अगर फिर से जाना है तो जीपीएस आपको बहुत बेनिफिशियल है। एक तो एक चीज ये है। नंबर 2, अभी फिलहाल आपने देखा होगा कई सारे छोटे छोटे कामों में भी अभी फोटोग्राफ चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको खेत बेचना है, किसी बंदे को खेत बेचना है, तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, खेत के फोटो निकाल के आओ। आप खेत के फोटोग्राफी तो कर लोगे लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये खेत वही है? तो वहां पर जो है आपको जीपीएस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि पता चले कि ये फोटो जो क्लिक किया गया वो इस जगह पे क्लिक किया और ये खेत वही है। तो कई सारी ऐसी जगह है जहां पर डेटा इंपॉर्टेंस होता है कि कौन से लोकेशन पे शॉट निकाला गया है, उसके लिए जीपीएस मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट बेनिफिशियल। तो ये इस तरीके से काम करता है। हालांकि कई बार इसमें कुछ डिवाइसेस भी लगाने पड़ते हैं ताकि आप उसको प्रॉपर्ली यूज कर पाओ। वीडियो सिस्टम इसमें लिखा है 2 ऑप्शन है, एनटीएससी एंड पाल। आपको पाल रखना है। पाल का मतलब होता है फेज ऑल्टरनेट लाइंस, जो मेनली एशियन कंट्रीज में चलता है, और एनटीएससी जो है यूएसए वगैरह में चलता है। तो आपको जो है इसका सेटिंग जो है वो पाल करना है, मेनली वीडियो के लिए है। उसके बाद मोड गाइड जैसे आप ऑन कर दो ताकि कैमरा में क्या फीचर्स है उसको ये आपको गाइड करके दिखाता है। सेम वे फीचर्स गाइड, हेल्प टेक्स्ट छोटा रखना है बड़ा रखना है आपको देखने में, और जो फॉन्ट्स उसके लिए है। उसके बाद है 4 नंबर में टच कंट्रोल। टच कंट्रोल का मतलब यहाँ पर जब आप टच करते हो स्क्रीन पे पीछे एलसीडी में, तो क्लिक करने के लिए या फोकस करने के लिए या फोकस ट्रैक करने के लिए, तो वो स्टैंडर्ड चाहिए, सेंसिटिव चाहिए या डिसेबल चाहिए। तो आप उसको स्टैंडर्ड या सेंसिटिव जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो, अक्सर ज्यादातर लोग स्टैंडर्ड पे रखते हैं, वही बेहतर रहता है। उसके बाद बीप साउंड एनेबल। बीप साउंड हमेशा ऑन रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब भी आप फोटोग्राफी करते हो और खास करके जब आपका कैमरा वन शॉट पे है और आप फोकस करते हो, उस समय कैमरे में बीप बजता है और वो जो है फोकस का कंफर्मेशन साउंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार जो है आपका अगर आप शूट कर रहे हो और आपका ध्यान सब्जेक्ट पर है, ये बीप बहुत इंपॉर्टेंट। कई सारे लोगों को पता नहीं है, कई लोग ऑफ रखते हैं। जो लोग कैंडिडेट फोटोग्राफी करते हैं ध्यान से देखना, उनका ध्यान कहाँ होता है कि फोकस में कहाँ कर रहा हूँ, फोकस पॉइंट कहाँ है। अगर वहां पर आपको ध्यान नहीं देना है और अगर आप चाहते हो कि मुझे जो मेरा सब्जेक्ट है उसके एक्सप्रेशन पे मेरी नजर है, तो आपको बीप ऑन रखना चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे आप फोकस करोगे बीप साउंड बजेगा ताकि आपको पता चले कि मेरा फोकस हो चुका है, मेरा जो कंफर्मेशन हो शार्प परफेक्ट मिलेगा और आपकी फोटो जो है वो शार्प आएगी। तो बीप ऑलवेज ऑन रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसको ऑफ रखते हैं या उसका ज्यादा पता नहीं है, तो इसको हमेशा ऑन रखना चाहिए। बैटरी इंफो में आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको लगेगा बैटरी में क्या है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग है। कैसे? रिमेनिंग कैपेसिटी, मतलब कि अभी कितना बैटरी चार्ज है, तो 64%। लेकिन यहाँ पर एक चीज दिखाई है, रिचार्ज परफॉर्मेंस। तो आप देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज हो चुका है, आपके कैमरे में भी देखो क्या है। कई कैमरे में यहाँ पर ग्रीन होगा, किसी में ये ऑरेंज होगा और उसके बाद ये रेड हो जाएगा। अगर ये रेड हो जाता है तो दैट मींस कि आपकी बैटरी की जो ओवरऑल कैपेसिटी वो खत्म हो चुकी है, मतलब कि ये बैटरी जो है ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देगी। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस का मतलब कि जब नया बैटरी होता है तो अप्रोक्सीमेटली समझ लो वो 1000 फोटो क्लिक कर देता है अंदाजे से, और अगर ये ऑरेंज हो चुका है तो ये करीबन अभी 250-300 के आसपास देगा। और अगर ये रेड हो जाएगा दैट मींस कि ये बैटरी मुश्किल से 25 या 50 फोटो क्लिक करके देगा। तो आपका बैटरी का लाइफ क्या है, ओवरऑल लाइफ, वो यहाँ से पता चलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने कई सारे फोटोग्राफर को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, जब भी वेडिंग शूट करके आते हैं तो रात में चार्जिंग में लगा देते, सुबह तक उसको चार्ज होने देते। ऐसा कभी मत करो।
इससे क्या होगा कि आपका जो कैमरे का बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाएगा। मतलब कि आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो जेन्युइनली बोलूं तो बहुत सालों तक है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास 5D Mark III Mark IV की बैटरियां अभी भी हैं, जो करीबन करीबन मैंने 2011 में ली थी, मतलब 7-8 साल से वो लगातार चल रही है। सिंपल से दो कारण है, एक बैटरी को 2 घंटा 1.5 घंटा उसका चार्जिंग टाइम है उतना ही रखो, ज्यादा चार्ज करने की जरूरत नहीं, बाकी उसको निकाल दो तो आपकी बैटरी जो है करीबन मेरे ख्याल से 5 साल 7 साल 10 साल तक चलती रहेगी। बैटरी की एक बात निकली है तो मैं और एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा और आपको वार्न करना चाहूंगा कि अब कुछ कंपनियों ने अपनी जो बैटरी है, अपने कैमरा का जो मिररलेस, खास करके जो मिररलेस कैमरा है उसकी डिजाइन इस तरह से बनाई है कि आपने अगर थर्ड पार्टी बैटरी अगर लगाया तो कैमरे का मदरबोर्ड जो है वो उड़ जाएगा, मतलब कि वो फायर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हो सके तो जो भी नए कैमरास ले रहे हैं चाहे कोई भी ब्रांड हो तो बैटरी ओरिजिनल ही यूज कीजिए, थर्ड पार्टी बैटरी यूज मत कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और अच्छा, उसके बाद उसकी वारंटी गारंटी नहीं है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी शूट करो तो ओरिजिनल बैटरी को यूज करो, दूसरी वाली बैटरी को यूज नहीं करना है। तो ये बैटरी का रिचार्ज परफॉर्मेंस, मतलब कि बैटरी आपकी कितनी चलने वाली है। उसके बाद सेंसर क्लीनिंग, कई बार क्या होता है कि ज्यादातर तो मैं इसको ऑटो क्लीनिंग पे रखता हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी आप शूट कैमरा ऑन ऑफ करते हो तो कैमरा जो है ऑटोमेटिक जो है सेंसर को जो है वाइब्रेट करता है, उसके कारण जो डस्ट है उसके ऊपर तो निकल जाती है। उसका जो सेटअप है सेंसिंग क्लीनिंग का। और ये क्यों करना पड़ता है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो है ज्यादातर लेंसेज चेंज करते रहते हैं समय, तो होता क्या है कि जब आप लेंस चेंज करो तो कई बार लेंस के ऊपर डस्ट आके गिरी होती है या हवा में जो डस्ट है वो सेंसर पे जाती है और आपके सेंसर पे वो जगह पर डॉट ब्लैक कलर दिखता है, तो हमेशा वो उसी जगह पर डॉट दिखता है। तो आपको सेंसर जो क्लीनिंग है वो ऑन रखने से फायदा ही होगा, डोंट वरी, इसको करना चाहिए। चलिए आधा घंटा हो चुका है, कुछ क्वेश्चन से तो पूछ लेते, पहले देख लेते इसमें क्या बचा है। 2 बटन ऑप्शन हो रहा है, इन्फो बटन। इन्फो बटन का मतलब क्या है, तो हमारे पास जो इन्फो बटन है उसका जो सेटिंग इसमें लिखा है इन्फो बटन डिस्प्ले ऑप्शन, मतलब कि इन्फो बटन क्या काम करेगा वो यहाँ पे दिखा रहा है। पहला इलेक्ट्रॉनिक लेवल, मतलब कि इस तरीके से अगर आप इन्फो बटन पहली बार प्रेस करो तो इस तरह से दिखाई देगा, दूसरी बार अगर करते हो तो क्विक मेन्यू दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैं बाहर आ गया और मैंने इन्फो बटन प्रेस कर दिया, तो जैसे मैं इन्फो बटन प्रेस करता हूं तो मुझे यहाँ पर लेवल दिखाई देता है कि मेरा कैमरा सीधा है या नहीं। और अगर मैं दूसरी बार में इन्फो बटन दबाता हूं तो मुझे मेरा क्विक मेन्यू जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो इन्फो बटन से और क्या क्या हो सकता है ये उसके बारे में है। चलिए फिर से मेनू पे आते हैं। मल्टी फंक्शन ब्लॉक बटन्स, मतलब कि आपका जो कमांड है उससे क्या क्या काम करना है उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है मेन कमांड डायल है, मल्टी इसको आप चेंज कर सकते हो, ये क्विक ये सब कुछ, तो आप इसमें से जो बटन चाहो उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और दूसरी बात, जिनके पास क्वेश्चंस नहीं है तो अगर आपको अब तक का सेशन अच्छा लगा है तो थंब का या गुड या वेरी गुड या जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, और तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और अगर जो अच्छे क्वेश्चंस है तो उसको हम लोग रिप्लाई करते हैं। चलिए ज्यादातर क्वेश्चंस तो नहीं है लेकिन कुछ लोगों को मेरे ख्याल से साउंड का इश्यू आ रहा है, तो दोस्तों इस बार माफ कर दीजिए, तो अच्छा रहेगा। मैं अपनी ओर से पूरी जो है मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सके उतना बेस्ट क्वालिटी दूं, तो आज के दिन आप थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट टाइम से हम लोग प्रोफेशनल जो है पूरा सेटअप कर रहे हैं जिसमें आपको साउंड और विजुअल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इस बार के लिए सॉरी। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, फिर से आगे शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चंस तो आ नहीं रहा है, 3-4 क्वेश्चंस था, जैसे कि 5D Mark IV, तो जैसे 6D का खत्म होता है मैं नेक्स्ट वीक में प्लान कर रहा हूं 5D Mark III Mark IV। उसके साथ साथ आप चाहते हो कि मैं विथ मॉडल लाइव शूट करूं ब्राइडल का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो अपने रियल ब्राइड यानी कि हम लोग जो है ब्राइड को तैयार करके कैसे शॉट बनाना है, जैसे कि उसके आई शेडोज को कैसे शूट करना है, ऑर्नामेंट्स को कैसे शूट करना है, एक्सप्रेशन को कैसे शूट करना है, सिंगल लाइट से कैसे शूट करना है। हो सकता है तो 2-3 दिन के अंदर ही मैं एक पूरा घंटे का लाइव मॉडल फोटोशूट मतलब कि इन ब्राइडल उसमें हम लोग करेंगे। तो जितने लोग आप इंटरेस्टेड है आप मुझे यहाँ पर कमेंट में यस लिख के दीजिए, मैं तुरंत उसको मैं नेक्स्ट उसमें प्लान में ले लेता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन है कि हाउ टू टीथर EOS 6D,
तो कैप्चर वन करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि फेज वन कंपनी का है, बट जब भी मुझे टीथरिंग शूट करना होता है तब मैं उसी से करता हूँ। मेरे कैमरे से जो है यूएसबी आउटपुट लेके मैं सीधा अपने लैपटॉप में इनपुट करता हूँ, और मुझे जो मेरा कैप्चर वन जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे परमिशन देता है उसको अटैच करने का, और वहां से फिर मुझे मेरे पास दोनों कंट्रोल, इवन मैं कैमरे से भी कंट्रोल कर सकता हूँ अपना एपर्चर, आईएसओ, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, और मैं अपना जो सॉफ्टवेयर मेरा कैप्चर है उससे भी कर सकता हूँ। तो दोनों तरीके से कर सकता हूँ। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है कि हम लोग एक बार एक सेशन ऐसा भी करेंगे कि हम लोग को अगर समझ लो टीथरिंग करना है तो लैपटॉप से कैसे करना है, तो उसका पूरा लाइव जो है हम लोग एक बार प्लान करेंगे, ताकि आपको पूरा टीथरिंग शूट कैसे करना है और उसका बेनिफिट क्या है वो भी हम आपको दिखा पाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते सर, तो क्वेश्चंस तो कुछ ज्यादा है नहीं, 5 नंबर पे पहुंचे। यस, कस्टम शूटिंग मेनू, ये बहुत शानदार है सारे फोटोग्राफर्स के लिए, खास करके जो फोटोग्राफर्स फॉर एग्जांपल एक कैमरा है जिनके पास, और वो जो है स्टूडियो में अपना स्टूडियो में भी यूज करते हैं और वही कैमरा जो है आउटडोर में भी यूज करते हैं। दैट मींस कि एक कैमरे से उनको स्टूडियो शूट भी करना है, वेडिंग भी शूट करना है और बाहर का भी शूट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेटिंग कैमरे में दिया गया है। हमारे कैमरे में एक सेटिंग है जिसका नाम है C1, C2, C3, मतलब कि जो हम लोग शूट अभी जो है कस्टम शूटिंग मोड क्रिएट करेंगे। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये अगर मुझे स्टूडियो सेटअप है मेरा तो कौन सा होना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल स्टूडियो में मेरा अपर्चर है फॉर एग्जांपल 40, मेरे स्टूडियो में अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 14 का अपर्चर रखता हूं, उसके बाद मेरा जो कैलविन है वो अप्रोक्सीमेटली, अगर मेरा खुद का स्टूडियो है, अगर मैं पोर्ट्रेट शूट करता हूं तो ये 3 से 4 सेटिंग मेरा परमानेंट रहते हैं, जिसमें से स्टूडियो में 4700 केल्विन जो मेरा वाइट बैलेंस है, और उसके बाद पिक्चर स्टाइल जो है मेरा स्टैंडर्ड, जैसे मैंने कल बताया था पिक्चर स्टाइल जो है स्टैंडर्ड, उसके बाद चलिए आईएसओ 100 हो जाएगा, आईएसओ जो है अप्रोक्सीमेटली 100। तो ये मेरा जो सेटअप है कुल मिला के कुल इस तरह से होगा, वन शॉट, ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब मुझे क्या करना है, मेनू में जाना है, कस्टम शूटिंग मोड उसको सिलेक्ट करना है, मतलब कि क्लिक करना है, उस पर लिखा है पहला ऑप्शन है रजिस्टर्ड सेटिंग, तो ओके। और कहां पर करना है, C1 पे या C2 पे, तो यहां पे लिखा है सिलेक्ट द कस्टम शूटिंग मोड टू रजिस्टर्ड सेटिंग, तो यहां पे मैंने कर रहा हूं सिलेक्ट 1 C1, तो ओके ओके, एक सेटिंग हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं कैंडिड फोटोग्राफी करता हूं, ये मेरा स्टूडियो का सेटअप हो गया, लेकिन मैं कैंडिड फोटोग्राफी करता हूं तो वो मैं मैनुअल मोड पे नहीं करता, मैं उसको करता हूं एवी मोड पे, मतलब कि एपर्चर वैल्यू मोड पे। तो ये मेरा हो गया सेटिंग एपर्चर वैल्यू, मतलब मैंने अभी कैमरा चेंज कर दिया, अपना सेटिंग चेंज कर दिया। नंबर 2 एवी पे करता हूं, लेकिन उस समय मेरा आईएसओ जो है वो एप्रोक्सीमेटली रहता है 3200 के आसपास, मतलब डिपेंड होता है लाइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने अभी रख दिया उसको 1600। नंबर 3 मुझे येलो लाइट में ज्यादा काम करना होता है, येलो लाइट मतलब कि हमारी जो हैलोजन है या सनलाइट जिसे बोलते हैं, या हमारा जो 3000 केल्विन वाला लाइट है, कैंडिड में मुझे अवेलेबल में काम करना होता है, तो वहां पर ज्यादातर यही लाइट होती है। तो मुझे मेरा केल्विन जो है उसको चेंज करना होगा, वो जो केल्विन है उसको मैं लेके जाऊंगा करीबन करीबन 3000 के आसपास। चलिए 3000 केल्विन भी हो गया, सब कुछ मेरा सेट है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं C2 पे सेट करूं, मतलब कि मेनू में जाके फिर से सेट बटन, रजिस्टर सेटिंग, लेकिन इस बार C2 पे, मतलब कि मैं उसको नीचे लेके आ रहा हूं C2, ओके ओके। अब मेरा कैमरा जो है मैंने C1 C2 पे सेट कर दिया, फिलहाल ये एवी मोड पे। अब मैं यहां जैसे मैं अपना मोड डायल चेंज करता हूं, ये मैंने शिफ्ट किया C1 पे, जैसे मैं C1 पे शिफ्ट किया, यहां पर भी लिखा है C1 लेकिन ब्रैकेट में लिखा है M, मतलब C1 M पे सेट है, 160 1300 और सब कुछ मेरा जो स्टूडियो सेटअप था वो ऐसा सेट हो चुका है। ध्यान से दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जो लोग स्टूडियो आउटडोर सब कुछ करते हैं उनके लिए। अब C2 पर मैं इसको शिफ्ट करता हूं, तो ये C2, अब C2 में मैंने क्या सेट किया था वो सारी चीजें दिखा देगी। एवी मोड 1600 ISO, मेरा केल्विन जो है 3000, चलिए केल्विन भी दिखाता हूं मैं आपको। तो ये जो सारे सेटअप है, मतलब मुझे सिर्फ ऊपर से एक बटन को घुमाना है, C1 C2 मेरा काम हो गया, C2 में 3000 केल्विन, सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब मुझे अगर फिर से मैं वेडिंग शूट करके आया, मुझे सीधा स्टूडियो में जाना है, तो मुझे सिंपली यहाँ से C1 कर देना, मेरा काम आसानी से
हो गया, सीधा सिंगल मतलब मेरा स्टूडियो का सेटअप हो गया। ऑफ कोर्स जो आपका स्टूडियो का सेटअप है उसमें जो आपको बेसिक नीड है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो आप इस तरह से कर सकते हो, और सीधा आपने अगर यहाँ से मैन्युअल करना है तो वो भी कर सकते हो। इसको मुझे इन्फो प्रेस करके रखना होगा ताकि मुझे दिखाई दे। हाँ, तो इस तरीके से पूरा काम करता है। इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। जैसे कि अगर आपके पास पाईडी मार्क 3 है, मार्क 4 है, तो उसमें 3 ऑप्शन है, C1 C2 C3। तो आप 3 सेटिंग कर सकते हो। अगर कोई बंदा समझ लो आउटडोर के लिए कुछ सेटअप करना चाहता है या कोई बंदा कुछ और सेटअप करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसमें अगर कुछ किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो सर। चलिए आगे बढ़ते मेरे ख्याल से। ओके, यस, तो आप इस तरह से C1 C2 को सेट कर सकते हो। मार्क 3 मार्क 4 है तो आप 3 प्रीसेट कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है और मैं ज्यादातर इसी को यूज करता हूँ। और इसका कारण भी, जब आप वेडिंग शूट करने जाते हो तो आपने देखा होगा कई बार कि इन हाउस जो इंडोर समझ लो ब्राइड जहां पर है या वहां का जो लाइटिंग सिचुएशन अलग है, बारात का सिचुएशन अलग है, तो दोनों को एक साथ सेट करना है। सिर्फ एक बटन घुमाओ, आपका काम आसान हो जाएगा। तो बहुत तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन है सर जी, 6D Mark II में वीडियो के लिए सी लॉग आता है क्या? नहीं भैया, वीडियो के लिए अभी 6D में नहीं आता है, Mark IV में आता है। और शायद अभी आ गया हो नया तो नहीं पता, लेकिन फिर अभी तक तो सी लॉग नहीं आता है। उसके सारे सिनेमैटिक के लेंसेज जो कैमराज है, जो अपने मिररलेस कैमराज है, उसमें वो फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद C1 C2 नाइस सेटिंग, ये सब बहुत बढ़िया सेटिंग है। और इसको मैं मानता हूँ कि फोटोग्राफर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्विक डिसीजन लेना होता है। फटाफट आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है, तो C1 C2 C3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल चीज है। सर प्री वेडिंग शूट के लिए आउटडोर में दिन में आप एपर्चर स्पीड क्या होना चाहिए? बहुत सारे देखो हर जगह पे आपका एपर्चर और सेटिंग बदल जाएगा प्री वेडिंग शूट में। पहले तो ये होगा, जब मैं प्री वेडिंग शूट करने जाता हूं तो आपके 2 से 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे कितने पिक्चर्स जो है वाइड एंगल में शॉट निकालना है, कितने जो है क्लोजअप में निकालना है, और उसके बाद उसमें से कितने शॉट्स जो है मुझे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में निकालना है और कितने मुझे लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड में निकालना है। अब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है तो बहुत सारे लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है। तो जिसमें मुझे बैकग्राउंड ब्लर करना है, वैसे शॉट्स जब भी मुझे क्लिक करना है तब मुझे खास करके मेरा जो एपर्चर है वो ओपन रखना पड़ेगा। मतलब कि मेरा जो एफ स्टॉप का नंबर जो है वो छोटा होगा, 2.8 के आसपास या 1.8 1.4 के आसपास। और जिसमें मुझे डीप डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, मतलब कि मुझे लार्ज एपर्चर चाहिए, तो फिर मुझे एपर्चर जो है 11 16 22 इस तरह से मुझे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। बट मोटा मोटा पकड़ लो तो मेरी जो एवरेज है उसमें से मैं 3 सिलेक्ट ज्यादा करता हूँ। एक होता है 1.4 के आसपास, जब मुझे बैकग्राउंड टोटली ब्लर करना है और मुझे क्लोजअप या मिड क्लोजअप शॉट्स लेने हैं। नंबर 2 कपल शॉट्स जब मैं बनाता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 2.8 रखता हूं। नहीं तो क्या होता है गड़बड़ कभी कभी कि फॉर एग्जांपल दुल्हन यहां पे खड़ी, दूल्हा यहां पे खड़ा है, कपल शॉट बनाते हैं तो दूल्हे को अगर मैंने फोकस किया तो दुल्हन भी आउट फोकस हो जाती है, बहुत ज्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाती है। तो उस समय मुझे 2.8 पे जाना पड़ता है और कभी कभी 7.1 पे और 8 के आसपास। तो ये 2-3 एपर्चर मेरे मोस्ट फेवरेट है जिस पर मैं ज्यादातर काम करता हूं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह से यूज होता है। हाँ जी, वाइट बैलेंस के बारे में हम लोग करने वाले, बट जो थोड़ी सी टेक्निकली हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको लेके फिर वाइट बैलेंस और वायरलेस कम्युनिकेशन और लाइव शूट, ये तीनों लोग 1-2 दिन के अंदर प्लान करेंगे। और आपको जो व्हाट्सएप है उस पर इसका डिटेल मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं जो भी ये इवेंट करता हूँ उसका डायरेक्ट व्हाट्सएप आपको डायरेक्ट मिले, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, उसको सेव कर लीजिए और उस पर आपका नाम लिख के मुझे, आपका नाम और शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं नंबर सेव कर दूंगा और जब भी कोई मेरा वीडियो लाइव होगा तो मैं आपको डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करूंगा। मैं अपना नंबर जो है आपको बोलता हूँ, आप लिख लीजिए, और हो सके तो मैं यहाँ पर कमेंट में भी लिख सकता हूँ, तो आप लिख लीजिए। तो ये मेरा जो नंबर है 9228283803, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं आपका आपको जो व्हाट्सएप मुझे भेजना है या कोई भी इवेंट मुझे क्रिएट करना है तो मैं आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप जो भेज सकता हूँ। ये मेरा परमानेंट नंबर है। या और एक क्वेश्चन था फ्लैश के लिए, तो यस फ्लैश के लिए भी हमारे पूरा सेशन रहेगा, क्योंकि कल रात को जैसे दिन में इंक्वायरीज आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कल 1-1.5 घंटे में पूरा सेटिंग था, मेनू सेटिंग जो है मैं पूरा कर पाऊंगा, लेकिन आधा हुआ। तो फ्लैश के लिए ही मैंने पूरा एक सेशन बनाया है जिसमें रिमोट फ्लैश, हाई स्पीड सीन
और फ्लैश के सेटिंग्स और इनबिल्ट फ्लैश और ये तीनों चीजों को पूरा लेके फ्लैश के ऊपर मैं जो पूरा एक सेशन करने वाला हूँ। तो वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी को अगर कुछ डायरेक्ट चाहिए तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद है क्लियर ऑल कैमरा सेटिंग। क्लियर ऑल कैमरा सेटिंग का मतलब होता है कि कैमरे के जो कंपनी ने जो डिफॉल्ट दिया था वैसा हो जाएगा। उसके बाद है कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट इंफॉर्मेशन। ये हर फोटोग्राफर को अपना ऐड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे एंटर करता हूं, मुझे इसमें एंटर कॉपीराइट नाम लिखना है। फोटोग्राफर एज अ फोटोग्राफर मेरा नाम क्या है, तो मैं यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं जो भी मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल डी, तो आपको दिखाई देगा यहां पर ये DIP के। अब देखो मैंने इतना तो लिख लिया, लेकिन अब मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यहां पर नीचे तक आ जाऊंगा, ये स्पेस। अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे मुझे नंबर लिखना है, मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है, या फिर मुझे मेल आईडी लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं। उसके लिए मेरे पास यहाँ पर अगर मुझे नंबर लिखना है तो यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाके मुझे ये स्मॉल हो गया और ये न्यूमेरिक आ गया। मतलब मुझे अगर मेरा मोबाइल नंबर लिखना है तो 2 8 फिर से 2 8 0 3 922828। ओके, समझ लो मैंने यहाँ पे गलती कर दी तो मुझे डिलीट करना होगा। यहाँ पर डिलीट का सिंबल है, जैसे ही मैं इसको डिलीट करता हूं तो मेरे जो लास्ट वर्ड है वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। फिर से 3 जो मेरा करेक्शन करना है वो मैं 3803। अब ये मेरा काम हो गया। अब मुझे ओके करने के लिए मेनू को प्रेस करना है, और अगर मुझे कैंसिल करना है कि मुझे नहीं चाहिए तो मुझे इन्फो बटन दबाना है। तो मैं मेनू सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि ये ओके हो जाए। ओके हैज बीन सिलेक्टेड, द सेटिंग स्क्रीन विल बी क्लोज आफ्टर शेयरिंग। ओके, ये मैंने सेव कर लिया। लेकिन अब ये मुझे कहां दिखाई देगा, तो मेरे फोटोग्राफ्स के मेटा डेटा के अंदर हर बार मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर मुझे दिखाई देगा। तो ये आप भी कर सकते हो, जिससे कि आपको अगर फ्यूचर में कॉपीराइट क्लेम करना है तो कर सकते हो। और फिर से अगर आपको ये करना है तो यहां से कर सकते हो। चलिए, डिलीट करना है, अगर मैंने जो इंफॉर्मेशन ऐड किया वो डिलीट करना है तो यहां से मैं और डिलीट कॉपीराइट इंफॉर्मेशन डिलीट कर दिया। ओके, ये पूरा डिलीट हो गया। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। मेनू एंड सॉफ्टवेयर, तो ये उसका QR कोड है, अगर आप उसको देखना चाहो तो। सर्टिफिकेशन लोगो डिस्प्ले, तो ये सर्टिफिकेशन दिखाई देगा, मतलब कैमरा का जो सॉफ्टवेयर का ब्रांड है उसका जो सर्टिफिकेशन है वो दिखाई देगा। फर्मवेयर अपडेट करने के लिए आपको यहां से करना है, कैमरा और लेंस दोनों के लिए। आपको क्या करना है, जब भी आपको फर्मवेयर अपडेट करना है तो कैमरा अपनी जो कैनन की कंपनी की साइट है, हो सके तो वहां पे जाइए, जैसे कि www.canonusa.com, मैं usa.com से डाउनलोड करता हूं, और वहां पर जाके फर्मवेयर में जाइए, फर्मवेयर अपडेट में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, और वहां पर आपको पूछेगा कि कौन सा कैमरे का मॉडल है, उस मॉडल को सिलेक्ट करिए और सीधा डाउनलोड कर लीजिए, आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन 2-3 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब भी आप ये करिए, हो सके तो ध्यान रखिए आपके कंप्यूटर में वायरस ना हो। पहली बात, जैसे ही आपने डाउनलोड कर लिया, मुश्किल से 2 या 4 MB का फाइल होगा, अपने मेमोरी कार्ड में ले लीजिए। ओके, मेमोरी कार्ड को भी पहले एक बार फॉर्मेट कर लीजिए ताकि मेमोरी कार्ड पूरा खाली हो। वो जो फाइल है फॉर्मवेयर, अपना जो फॉर्मवेयर अपडेट का, उसको मेमोरी कार्ड में ले लीजिए, मेमोरी कार्ड को अपने कैमरे में लगा दीजिए, और यहाँ पर आके आप क्या है उसको सिलेक्ट करिए और ओके करिए, तो फॉर्मवेयर अपडेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि एक चीज ध्यान रखना कि आप जब भी फॉर्मवेयर अपडेट करते हो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बैटरी फुल चार्ज रखना कैमरे की। नहीं तो क्या होगा, अगर आपका बैटरी अगर आधे में बंद हो गया तो समझ लो आपका जो कैमरा है वो डेड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी ब्रेन सर्जरी कर रहे हैं, उसको दिमाग को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन अगर बीच में कहीं अटक गया तो गड़बड़ हो सकती है। हालांकि होता नहीं, मुश्किल से 15-20 सेकंड या 1 मिनट के अंदर ये अपडेट हो जाता है, ज्यादा कोई बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें, बट ये प्रोसेस को ध्यान में रखना है। और एक चीज जैसे मैंने बताया आपको, बैटरी को खास ध्यान रखना है कि बैटरी खत्म ना हो जाए। चलिए दोस्तों, ओके, कुछ क्वेश्चंस को जो है हम लोग देखते हैं, जिसमें से रवि जी का क्वेश्चन है, हाउ टू यूज 6D Mark II कैमरा वायरलेस विद
कैनन 470 फ्लैश। ओके, तो जैसे मैंने दोस्तों अभी बताया कि हम लोग ऑलरेडी एक पूरा सेशन जो है 480, 430, 570, 580 और 600 नंबर के फ्लैश के साथ वायरलेस विथ ट्रिगर लाइव शूट करने वाला है। हालांकि मुझे उसके लिए 3-4 दिन लगेंगे, बट हम लोग 3-4 दिन के बाद इसको जो है प्रॉपर्ली इसको लाइव करेंगे और पूरे डिटेल सेटिंग के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फर्मवेयर अपडेट क्यों करना चाहिए, जान के वीडियो का क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मवेयर अपडेट करना ही चाहिए ताकि हमारा जो कैमरा का जो परफॉर्मेंस है वो आगे बढ़ता रहे। इसमें बहुत सारी चीजें कंपनियां कई बार उसमें कुछ अपडेट्स भी देती है, जिसके कारण आपके फीचर्स भी अच्छे हो जाते हैं, कैमरा स्मूथ चलने लग जाता है। स्मूथ इन द सेंस उसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड होने से और भी अच्छा परफॉर्म करता है, कई सारी चीजों पर उसका बेनिफिट मिलता है। ओके, उससे आगे बढ़ते हैं। शटर काउंट कैसे पता करना है सर? शटर काउंट के लिए फिलहाल तो मैंने बहुत समय से किया नहीं है, लेकिन एक EOS शटर काउंट करके एक जो है मैंने एक बार किया था कंपनी की साइट पर, लेकिन उसको बहुत साल हो गए, 5-6 साल। तो EOS शटर काउंट करके एक मैंने एप्लीकेशन था, उसमें मैंने अपने कैमरा जो कैमरा था उसका मैंने शटर काउंट देखा था। उसके लिए करना क्या होता है, आपका जो लास्ट फोटो है जो कैमरे से क्लिक किया उसको सीधा अपलोड करना है। तो वो सॉफ्टवेयर जो है आपको सीधा आपको दिखा देगा कि आपका फोटोग्राफ कैमरा का नंबर कौन सा, मतलब सीरियल नंबर कौन सा है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कहां पर मैन्युफैक्चर हुआ और आपका टोटल शटर कितना हुआ। ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा EOS शटर काउंट, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट मैंने इस पर काफी बार पहले किया है। सर निकॉन का भी इसी तरह से होता तो क्या करेंगे? श्योर सर, निकॉन में भी होगा। निकॉन का पहले जैसे ये कैनन का मैं पूरा कैमरा मेनू सेटिंग दिखा रहा हूँ, वैसे निकॉन, सोनी और फ्यूजी का भी दिखाऊंगा। तो कितने मेरे दोस्त ऐसे जो निकॉन और कैनन और दूसरी ब्रांड्स के या स्पेसिफिक मॉडल का देखना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में खास करके लिखे। कल मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर कैनन के Z6, G6, G5 के बारे में कुछ बताइए और निकॉन के D750 के बारे में। तो ऐसे में आपका कौन सा स्पेसिफिक कैमरा है वो मुझे कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये सारी कमेंट्स में मैं रात में बैठ के देखता हूँ, ताकि मुझे पता चले इसमें और अच्छा क्या हो सकता है। तो आप जो भी आपके पास कैमरा है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम पता चले। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 6D Mark II के ऊपर जा रहा है, नेक्स्ट वीक हम लोग 5D Mark III, Mark IV और निकॉन के भी और जो ब्रांड है Z6 या D750 उस पर हमारा काम होने वाला है। तो लगातार हम लोग जो है इस तरह से एजुकेशन की सीरीज चलाते रहेंगे। चलिए, निकॉन 750 और 6D Mark II विच इज बेटर? सब कैमरा दोनों अच्छे हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है। एक क्वेश्चन आया है सर, लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी का क्या होता है? लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी क्या होता है? तो एक फोटोग्राफी का ये एक छोटा सा प्रकार है जिसमें बहुत सारे फोटोग्राफर जो रुचि रखते हैं लॉन्ग एक्सपोजर में। लॉन्ग एक्सपोजर का मेनली इंटेंशन ये होता है कि शटर स्पीड जो है उसको लो कर दिया जाए, मतलब कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड लगातार शटर स्पीड को खुला रखा जाए और उसकी फोटोग्राफी की जाए। और आप लाइट के पेंटिंग के माध्यम से, लाइट को ड्राइंग करने के माध्यम से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो हो सकता है तो मे बी हम लोग एक जो है पूरा सेशन लाइट पेंटिंग या लॉन्ग एक्सपोजर पे रखेंगे और उस पर भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जानना है तो 4-5 सब्जेक्ट है जिस पर जो मेनली लॉन्ग एक्सपोजर की एक थीम है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्च करना है गूगल पे, यूट्यूब पे, तो लाइट पेंटिंग सर्च कीजिए, लाइट पेंटिंग, उस पर आपको काफी सारे वीडियोस लॉन्ग एक्सपोजर के मिलेंगे। मिल्की वे, हाउ टू शूट मिल्की वे, उसको सर्च कीजिए, उसमें आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें आप लाइट पेंटिंग वगैरह कर सकते हो, लॉन्ग एक्सपोजर कर सकते हो, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग भी लाइव करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको अगर रिसेंटली देखना तो ये ऑप्शन है। चलिए, निकॉन D750 के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं। सिनेमाटोग्राफर के लिए 6D Mark II कैसा है? देखो, मीडियम बजट के लिए तो 6D Mark II इज गुड कैमरा, बट अगर आपको डेडिकेटेडली सिनेमेटोग्राफी करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपर्ली सिनेमैटिक के लिए जो फीचर्स बने वैसे कैमरा यूज कीजिए। नहीं तो 6D Mark II में जो है लेंस हैवी है, बॉडी हैवी है, तो आपको जो है शूट करने में लगातार अगर मोशन शूट करना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। काम हो सकता है, अच्छे से हो सकता है, बट इसके और भी अच्छे ऑप्शन है। इवन कैनन में आपके पास R है, R5 है, इवन RF है, तो आप बहुत सारे और भी बॉडीज जो है यूज कर सकते हो स्पेसिफिकली मिररलेस में। और आजकल अभी नेक्स्ट जनरेशन जो पूरी मिररलेस की, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आपको सिनेमैटिक में जाना है तो आप मिररलेस कैमरा परचेज कीजिए, वो बेटर रहेगा।
चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। ऑटो फोकस के बारे में कुछ लोगों का क्वेश्चन है, सर गॉडॉक्स विद 60 मार्क टू शूट कीजिए। ओके, तो हम लोग एक शूट जो करेंगे एक बार जो है गॉडॉक्स विद 60 मार्क टू जो है हम लोग सेटअप करेंगे, तो वो भी हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। सर फोकस पॉइंट के बारे में कुछ बताइए। तो मेरे ख्याल से जो आगे है उसमें ज्यादातर फोकस के बारे में ही बात है, तो आगे का जो है मेनू सेटिंग शुरू करते हैं। जैसे येलो कलर का भी पूरा खत्म हो गया, अब उससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ऑरेंज में। ऑरेंज में पहला ऑप्शन है कस्टम फंक्शन 1 एक्सपोजर, मतलब कि एक्सपोजर के रिलेटेड है। इसमें भी आप नीचे देखोगे तो दिखेगा पहला नंबर, मतलब कि एक नंबर पे जो दिखेगा वो है एक्सपोजर लेवल इंक्रीमेंट। अब इसमें दो ऑप्शन है, 1/3 स्टॉप एंड 1/2 स्टॉप। अब आपको समझ में, आप सोचोगे यार ये एक्सपोजर लेवल इंक्रीमेंट क्या है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने देखा होगा कई बार जब हम लोग एपर्चर चेंज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका एपर्चर 5.6, जैसे ही हमने चेंज किया तो वो 8 हो जाता है, फिर 9, 11, 14, 16 इस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आपने 1/3 पे रखा है तो वो कैसे होगा, 5.6 से फिर 6.3, 7.1 फिर 8 पे जाएगा, मतलब कि एक तृतीयांश उसके बाद में वो आगे बढ़ेगा या नीचे जाएगा। ध्यान से, इससे आपको क्या होता है कि छोटे से छोटे लाइट का भी कंट्रोल, मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा लाइट को आपको जैसे भी कंट्रोल करना है वो 1/3 के रेशियो से कर सकते हो, 1/2 को नहीं रखना है। तो आपको क्या करना है, 1/3 ही सिलेक्ट करके रखना, ये बेटर है। उसके बाद दो नंबर सिलेक्ट करते हैं, आईएसओ सेटिंग इंक्रीमेंट, सेम जैसे अपर्चर जो है कम ज्यादा होता है वैसे ही आईएसओ, मतलब कि आईएसओ 100 फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 जब 1 कर देता हूं, सॉरी अगर 1 जब 1 कर देता हूं तो आईएसओ मेरा जो है, अब ध्यान से देखना, आईएसओ देखो 100 पहला है 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, मतलब कि डबल के रेशियो में बढ़ रहा है। लेकिन उसके बजाय इसका जो मैं आईएसओ को जो है उसको 1/3 कर देता हूं, तो अब ध्यान से देखना मेरा जो आईएसओ है किस तरह से बढ़ेगा, 100, उसके बाद देखो तीन स्टेज आएंगे, 125, 160, फिर 200, फिर 250, 320, 400, फिर 500, 650 और 800, मतलब कि एक तृतीयांश उसके बाद में ये जो है आगे बढ़ेगा। तो आपको किस तरह से सेट करना है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रैकेटिंग ऑटो कैंसिल, इसको ऑन ही रखना है ताकि अगर आपने गलती से ब्रैकेटिंग ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाए। ब्रैकेटिंग सीक्वेंस, अब ब्रैकेटिंग में हम जानते हैं तीन चीजें होती है, एक एक्सपोजर लेवल जो 0 पे रहता है, माइनस और ओवर, मतलब कि अंडर, ओवर एंड 0। अगर ये आप नीचे वाला सिलेक्ट कर लेते हो तो पहले अंडर एक्सपोज लेगा, फिर इक्वल एक्सपोजर लेगा, उसके बाद ओवर एक्सपोज लेगा, मतलब कि आप जो चाहो सेट कर सकते हो। मेनली है ब्रैकेटिंग के लिए, ब्रैकेटिंग बोले तो हम लोग ने कल एक चीज देखी थी बीकेटी, ये उसी के लिए है। नंबर ऑफ शॉट्स ऑफ ब्रैकेटिंग, मतलब कि आपको ब्रैकेटिंग में कितने पिक्चर्स क्लिक करने हैं, 2 शॉट, 3 शॉट, 2 शॉट, 5 या 7, मतलब कि कई सारे जो आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर रहता है वो 3 या 7 फोटो भी सिलेक्ट करते हैं, या फिर जो एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स है, लैंडस्केप पिक्चर्स जो क्लिक करते हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो लैंडस्केप फोटोग्राफी है वो के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, वेडिंग के लिए ज्यादा इतना यूजफुल नहीं है। उससे आगे बढ़ते हैं सेफ्टी शिफ्ट। कई बार क्या होता है कि समझ लो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया शटर स्पीड या एपर्चर या फिर आईएसओ, यहाँ पर डिसेबल मतलब बंद और ऑफ, ऑन है, तीन ऑप्शन आपके पास है, इधर आप आईएसओ भी जा सकते हो, शटर स्पीड भी जा सकते हो, वाइड और अपने एपर्चर भी जा सकते हो। अगर आप समझ लो प्रोग्राम मोड पे काम कर रहे हो, एपर्चर प्रायोरिटी पे काम कर रहे हो, शटर स्पीड प्रायोरिटी पे काम कर रहे हो, और उस समय अगर जरूरत से ज्यादा अगर आपकी शटर स्पीड लो है, खास करके शटर स्पीड प्रायोरिटी में, तो वो एपर्चर पे चला जाएगा या आईएसओ पे चला जाएगा। मतलब कि शटर स्पीड प्रायोरिटी में भी अगर आपने शटर स्पीड को लॉक करके रखा फिर भी वो अप डाउन हो सकता है अगर आपने सेफ्टी शिफ्ट हटा दिया है तो। एपर्चर प्रायोरिटी पर आपका अगर कैमरा है और आपने इसको ऑन रखा है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर लाइट कम पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली कैमरा एपर्चर जो नीचे भी जा सकता है, अगर बहुत ज्यादा है तो एपर्चर ऊपर भी जा सकता है। एपर्चर प्रायोरिटी में भी ये हो सकता है, बट इसको हमें ऑफ रखना है। उसके बाद एक्सपोजर कंपनसेशन, तो उसको डिसेबल रखना है। और उसके बाद मीटरिंग मोड, मीटरिंग मोड में हमारे पास 4 है, इसमें से फिलहाल अभी एक ही सिलेक्ट है, बट इस चारों को सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आप चारों चीजों को यूज कर पाए। हमारा स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली मीटर रीडिंग और एक्सपोजर ट्रायंगल के ऊपर एक सेशन होगा। इसमें ये चारों को दिखाया जाएगा विद फोटोग्राफ्स, विद शूट करके, कि अगर मैं समझ लो इवेंट रीडिंग रखता हूं, स्पॉट मीटर रीडिंग रखता हूं या फुल फ्रेम मीटर रीडिंग रखता हूं, तो उसको मुझे वेडिंग में क्या फायदा, प्री वेडिंग में क्या फायदा, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर उसको लाइवली देख पाएंगे। और उसको मैं आपको उस समय में आपको मेरे फोटोग्राफ्स भी आपसे शेयर करूंगा। नंबर 2 ऑटो फोकस।
ऑटो फोकस में पहला नंबर है जिसमें लिखा है ट्रैकिंग सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे लिखा है लॉक ऑन, यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्सिव और बीच में 0 और यहाँ पर ये कैमरा जो है जो सिलेक्शन है वो सेंटर में। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है ट्रैकिंग सेंसिटिविटी। मतलब कि फॉर एग्जांपल जब भी आप फोटोग्राफी कर रहे हो उस समय सब्जेक्ट समझ लो मूवमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप फैशन शो शूट कर रहे हो, मॉडल वहां से चलते हुए आ रही है और आप फोकस को फॉलो कर रहे हो और शूट कर रहे हो, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है तो कभी आपने ये सोचा कि सब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होने के बाद कहीं भी जा रही है। फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल मैच का शूट करने गए, फुटबॉल मैच में बंदा कहीं भी भाग रहा है, किसी भी स्पीड पे भाग रहा है, तो क्या करना है? तो सबसे पहला ऑप्शन है ट्रैकिंग सेंसिटिविटी। मतलब कि अगर आपका सब्जेक्ट स्पीड में मूवमेंट कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसको रिस्पॉन्सिव पे ले लेना है। लेकिन आप चाहते हो कि उसी बंदे को फोकस लॉक करके फोकस फॉलो करना है तो लॉक ऑन कर देना है। मतलब उससे फायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने फोकस कर लिया, बंदा मूवमेंट करके आ रहा है, लेकिन बीच में कोई आ जाएगा, अगर आपने लॉक ऑन किया है और बीच में अगर कोई आ जाएगा तो कैमरा बीच वाले को फोकस नहीं करेगा, जो सब्जेक्ट आपका कंटिन्यूटी में था उसी को फोकस करेगा। हाँ, अगर वो 5 या 7 या 10 सेकंड तक बीच में ही रहेगा तो शायद उसको फोकस पकड़ेगा, लेकिन अगर मूवमेंट करके चला गया तो आपका जो एक्चुअल सब्जेक्ट है उसी को ये फोकस फॉलो करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। और ये इंटरेस्टिंग भी है, खास करके जब आप शूट करते हो बारात में या फिर स्कूल के या अवार्ड फंक्शंस होते हैं, जब अवार्ड देने आते हैं लेने जाते हैं, तो जो मूवमेंट होती है, फैशन शो होता है, बारात में फिर डांस होता है, डीजे होता है, संगीत संध्या में, स्टेज में, बहुत सारी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेट एंड डी एक्सेलरेट। अभी देखो एक ऑप्शन और है, मतलब समझ लो फोकस कैमरा कर रहा है, फॉलो कर रहा है, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है समझ लो कि बहुत जल्द स्पीड ज्यादा भी कर रहा है, कम भी कर रहा है। जैसे कि कई लोग जो खास करके डीजे में नाइट में जो नागिन डांस करते हैं, कहीं भी भागते कहीं भी आता है, उस समय कैमरा फोकस स्पीड किस तरह से करेगा, तो उस समय आपको इस तरह से मोड यूज करना है। हालांकि ये मेनली बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देगा अगर आप बर्ड फोटोग्राफी करते हो। अगर बर्ड समझ लो पंछी उड़ रहा है और स्पीड पकड़ रहा है, स्लो हो रहा है, उस समय ये एक्सेलरेट एक्सेलरेट, मतलब कि अगर आप चाहो तो ट्रैकिंग की जो सेंसिटिविटी है उसको यहां से बढ़ा सकते हो। लिखा है एक्सेलरेट ब्रैकेट स्लैश डी एक्सेलरेट ट्रैकिंग, मतलब कि स्पीड अगर सब्जेक्ट की मूवमेंट ज्यादा हो रही है तो आपको यहां से इंक्रीज कर सकते हो। ऑटो फोकस पॉइंट, ऑटो स्विचिंग। अब फॉर एग्जांपल आप बर्ड फोटोग्राफर हो, पक्षियों की फोटोग्राफी करते हो, और या फिर आप संगीत संध्या में हो, खास करके बड़े स्टेज पे जब हमारी जो लाइट्स है, डीजे लाइट बंद चालू होती रहती है, उस समय आपको फोकस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। सरल भाषा में इसको बोलो लो लाइट में, उस समय आपको ये पॉइंट को 2 पर रखना है। इससे क्या फायदा होगा, ये 0 से लेकर इसको बढ़ा देना है 2 पे। ऑटो फोकस पॉइंट, ऑटो स्विचिंग, समझ लो आपने आपके कैमरे के सारे फोकस पॉइंट एक्टिव कर दिए, मतलब कि ऑटो कर दिए। अब जहां पर लाइट नहीं होगी वो फोकस पॉइंट डीएक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही समझ लो यहाँ पर डांस हो रहा है और जैसे ही लाइट चालू हुआ तो तुरंत फोकस पॉइंट जो है उसको फोकस पॉइंट शिफ्ट करके उसको पकड़ लेगा। तो ऑटो फोकस पॉइंट, ऑटो स्विचिंग आपको ऑन रखना है, तो जहां भी आपका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है और जहां पर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है उसको ये पकड़ लेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, किसी का कुछ क्वेश्चंस? चलिए, कोई क्वेश्चन फोकस के बारे में अब फिलहाल तो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर एआई सर्वो फर्स्ट इमेज प्रायोरिटी। अब इसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट इमेज प्रायोरिटी और सेकंड इमेज प्रायोरिटी। जब आप एआई सर्वो पे का कैमरा फोकस मोड है कैमरे का, और आप जब क्लिक कर रहे हो और क्लिक करते हो जब पहली इमेज है तो कैमरा पूछता है आपको उस समय क्या करना है, फोकस करना है, क्लिक करना है, इक्वल प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी की बात है, तो यहां पर लिखा गया है इक्वल प्रायोरिटी, मतलब फोकस करके ही क्लिक करना है, उसके बगैर क्लिक नहीं करना है। नंबर 2 सेम, आपको बार बार क्लिक करना है या फोकस करने के लिए ध्यान देना है। अगर आपने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया, तो दूसरी इमेज में एआई सर्वो के वक्त कैमरा जो है फोकस करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा, सीधा क्लिक कर लेगा। और अगर इसको मैंने इसको यहाँ से मैंने फोकस कर दिया तो कैमरा जो है पहले फोकस करेगा, उसके बाद ही दूसरी क्लिक करेगा। हालांकि ये ऑप्शन यूज कब होगा, जब आपका कैमरा जो शॉट है वो मल्टीपल शॉट्स में यूज हो जाएगा। यहां से अगर ये हाई स्पीड पे है तब ये आपको ज्यादा यूजफुल है, ये इस समय आपको ज्यादा यूजफुल, मतलब लगातार अगर आप क्लिक्स कर रहे हो तब आपको ये बहुत यूजफुल हो जाएगा। उसके बाद है 6 नंबर ऑटो फोकस असिस्टेंट बीम फायरिंग। यहां पर लिखा है एनेबल, डिसेबल और आईआर ऑटो फोकस
असिस्टेंट बीम ओनली। आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड। अब ये क्या है, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि वेडिंग में जब हम लोग कंपनी की ओरिजिनल फ्लैश लगाते हैं या कई अच्छी फ्लैशेस लगाते हैं, तो कैमरे की जो फ्लैश है वो फोकस करने के लिए लाल कलर की लेजर की लाइट छोड़ती है, जिससे कि आप कैमरा जो फोकस कर पाता है, खास करके लो लाइट सिचुएशन। अब वो जो लाल कलर की लाइट है वो यही है जो जिसको बोलते हैं असिस्टेंट बीम फायरिंग। अब इसका क्यों बंद करना है, अभी एनेबल है, इसके बाद हो सकता है ऑफ, मतलब कि डिसेबल। उसका कारण दो है मेन। एक तो ये है कि जब आप इस तरीके से फ्लैश में से लाल कलर का लाइट निकलता है, तो जिसकी फोटोग्राफी हो रही है उसके फेस पे, उसकी आंख में जाता है, तो जो जिसका फोटो क्लिक हो रहा है वो बंदा कॉन्शियस हो जाता है और उसकी आंखें इस तरह से हो जाती है। तो एक तो ये कारण है। नंबर दो, कई बार ये होता है कि साथ में वीडियो शूट भी हो रहा है। ज्यादातर ये होता है कि जब फोटोग्राफी हो रहा है उसी समय वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। और वीडियोग्राफर जो है वो कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, और फोटोग्राफर की जैसे लाइट बंद चालू होती है तो वीडियो में वो रिकॉर्ड हो जाती है कि उसके फेस पर लाइट जो है बंद चालू हो रहा है। तो हो सके तो इसको इंफ्रारेड पे रखें। इंफ्रारेड पे रखने से क्या होगा फायदा, कि आपकी लाइट निकले, जो फ्लैश के अंदर से जो लाइट निकलती है लेजर लाइट, वो नहीं निकलेगी और इंफ्रारेड से वो फोकस करेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे, लेंस ड्राइव व्हेन ऑटो फोकस इम्पॉसिबल। इसमें दो ऑप्शन है, कंटिन्यू फोकस सर्च, दूसरा स्टॉप फोकस सर्च। अब कई बार आपने देखा होगा लेंस ड्राइव व्हेन ऑटो फोकस इम्पॉसिबल, मतलब कि कभी कभी आपने फोकस किया और वो फोकस ही नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से बहुत सारे दोस्तों के साथ कई बार दिन में भी होता है कि थोड़ी बहुत लाइट होने के बाद भी कैमरा का जो लेंस है वो घूमता रहता है लेकिन फोकस नहीं करता। उसमें दो कारण होता है, एक लेंस को कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलता है, नंबर 1, और दूसरा डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन, अगर आप बहुत पास हो तो ये होता है। तो कैमरा क्या करेगा, उसके लिए पूछा है कंटिन्यू फोकस सर्च और स्टॉप फोकस सर्च। तो आपको कंटिन्यूस रखना है ताकि जैसे उसको कॉन्ट्रास्ट मिले या लाइट कम ज्यादा हो तो वो तुरंत फोकस कर लेगा। तो अभी जो सिलेक्शन किया हुआ है वो बहुत परफेक्ट है। चलिए उसके बाद है 8 नंबर, सिलेक्ट ऑटो फोकस एरिया सिलेक्शन मोड। ये कैमरे के जो क्या नाम है अंदर से दिया गया है, इसका हालांकि कुछ मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपके पास अगर 6D Mark II है तो आपका जो कैमरा है उसमें मैं आपको बता दूं, कैमरे में ये जो LCD है यहाँ पर राइट साइड में, ये कैमरे का हॉटस्पॉट है, यहाँ पर LCD है, उसमें सबसे लास्ट वाला बटन, मतलब जहां केबल लगता है उसके बाजू में एक बटन है 9 पॉइंट ड्रॉ किया, उसको सिलेक्ट करो। तो वहीं से आपको जो है चेंज कर सकते हो, आप जो चाहो यहाँ से फोकस पॉइंट जो है सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ से करना है, चेंज यहाँ से करना है, मतलब आपको व्यू फाइंडर में जाके या मेनू में जाके करने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट बाहर ही है, आप वहीं से भी कर सकते हो। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं, AF एरिया सिलेक्शन मेथड, मतलब कि देखो ये वही है, ये वाला बटन यूज करना है, इस तरह से डॉट्स आपको दिखाई दिया यहाँ पर देगा और उसको सिलेक्शन करके, या मेन डायल से तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद 10 नंबर, ओरिएंटेशन लिंक ऑटो फोकस पॉइंट। ओरिएंटेशन लिंक ऑटो फोकस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? सेम फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब ये क्या है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको फिर से वेडिंग के बारे में बताना पड़ेगा कि जब आप वेडिंग शूट करने जाते हो उस समय आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट सेशन चल रहा है, दुल्हन है, दूल्हा है, फैमिली है, तो कभी कभी कुछ शॉट मुझे वर्टिकल लेने पड़ते, मतलब कैमरा मेरा इस तरह से वो वर्टिकल 1-2 शॉट 3 शॉट निकाला, फिर मेरा कैमरा सीधा हो जाएगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल, कुछ शॉट्स मैंने हॉरिजॉन्टल लगा दिए। अब गड़बड़ क्या होती है, जो सीरियस फोटोग्राफर उनको पता है कि उनको हर बार फोकस पॉइंट को आंख पर लेके जाना है, मतलब कि जैसे मैंने वर्टिकल कैमरा किया, मुझे फोकस पॉइंट को शिफ्ट करना होगा और उस दुल्हन की आंखों पे ले जाकर फिर मुझे क्लिक करना, तब मुझे मेरी इमेज जो है शार्प मिलेगी। अब 2-3 फोटो क्लिक कर लिया, लेकिन जैसे मैंने कैमरा सीधा किया तो फोकस पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो मुझे उसको सेंटर में लाना होगा या सब्जेक्ट की आंख पर लेके जाना होगा। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? सेपरेट, मतलब कि सेम नहीं रखना है, सेपरेट रखना है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, एक मिनट, सेपरेट ऑटो फोकस पॉइंट प्लस एरिया प्लस पॉइंट, मतलब आप पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हो और एरिया भी कर सकते हो। फायदा क्या होगा कि कैमरा जो है उसके ऑटो फोकस पॉइंट का प्लेसमेंट मेमोरी में रखेगा। जैसे आप कैमरा सीधा करते हो वहां पर लेके जाएगा, जैसे हॉरिजॉन्टल करते हो वो यहाँ पर जो लास्ट में आपने यूज किया था वहां पर लेके आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज्यादातर वेडिंग फोटोग्राफर जो पोर्ट्रेट शूट करते हैं उनको ये ऑन रखना चाहिए। उससे आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा ऑप्शन है सेपरेट ऑटो फोकस पॉइंट ओनली। यहाँ पर एरिया भी, मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टल में समझ लो आपको बड़ा एरिया 9 पॉइंट चाहिए, 9 पॉइंट इन द सेंस
फॉर एग्जांपल मुझे वर्टिकल में ये चाहिए और हॉरिजॉन्टल में फॉर एग्जांपल ये चाहिए, तो वो दोनों में रख सकता हूँ। और तीसरा ऑप्शन जो था वो था शिफ्ट पॉइंट, फुट ऑफ ऑटो फोकस पॉइंट, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद एंटियर ऑटो फोकस पॉइंट, ये सब हुआ। उसके बाद नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऑटो फोकस पॉइंट सिलेक्शन कलर ट्रैकिंग, तो इसको ऑन रखना चाहिए, कलर को भी ट्रैक करेगा ताकि कंट्रास्ट ज्यादा मिले तो इजीली वो काम कर पाएगा। उससे आगे बढ़ते, ऑटो फोकस पॉइंट सिलेक्शन मूवमेंट स्टॉप एट द एज, इसको कंटिन्यूस रखना है, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने देखा होगा, इसको सेट पहले कर देता हूं मैं कंटिन्यूस। फायदा क्या है इसका, तो फॉर एग्जांपल आपका ये कैमरे का अंदर का व्यू फाइंडर है, आपका फोकस पॉइंट सेंटर में, कई बार ये होता है कि आपने शिफ्ट करते 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 ये बाउंड्री पे आ गया। अब नेक्स्ट शॉट ऐसा है कि इसमें मुझे फोकस पॉइंट यहां पर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहां से लेके टिक 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 करके करीबन 7 या 8 या 10 बार जब आपको शिफ्ट कर दो तब फोकस पॉइंट यहां पर आता है। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूस रखा है तो ये करने की जरूरत नहीं है। फायदा क्या होगा, यहां पर जो फोकस पॉइंट है उसको और आगे ले जाओगे तो वो यहां से एंटर होगा, तो फिर आपकी एनर्जी जो है काफी बचेगी। अगर आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो वो नीचे से आएगा, ऊपर नीचे लेके जाओगे तो ऊपर से आएगा, मतलब कि आपका फोकस पॉइंट की जो मूवमेंट की स्पीड है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो खास करके जो लोग कैनन 5D Mark 3 यूज करते हैं, Mark 4 यूज करते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत यूजफुल है। ऑटो फोकस पॉइंट सिलेक्शन ड्यूरिंग फोकस, बहुत सारे ऑप्शन है। अब ये क्या कहना चाहता है कि जब आप फोकस करते हो उस समय कैमरे में आपको क्या दिखेगा, ध्यान से समझना, क्या दिखेगा, मतलब कि सिलेक्टेड कांस्टेंट, मतलब कि जो फोकस पॉइंट आपने सिलेक्ट किए वो वहीं पर लगातार आपको लाल कलर में दिखेंगे, ध्यान से। ऑल कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि सारे फोकस पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखेंगे और सब्जेक्ट आपका उसके पीछे होगा, आपने देखा होगा। सिलेक्टेड मतलब जो सिलेक्शन की है वही, सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट में हमेशा ये 3 नंबर सिलेक्ट करता हूं। इसका क्या मतलब होता है, तो 3 नंबर सिलेक्ट करने से फायदा क्या होता है कि जब भी मैं फोकस नहीं करता तब मुझे मेरी जो व्यू फाइंडर है पूरा क्लीन दिखता है, 100% प्योर शार्प दिखता है, सामने सब्जेक्ट दिखता है। जब मैं फोकस करता हूं उसी समय जहां पर फोकस हुआ है वहीं पर फोकस पॉइंट चमकेंगे, ध्यान से समझना। यहां पर क्या होगा, चमकेंगे कौन से, और जो फोकस हुए वो, लेकिन पूरी स्क्रीन में आपको ब्लैक कलर के फोकस पॉइंट दिखते रहेंगे हमेशा लगातार। लेकिन अगर आपने ये सिलेक्ट कर दिया 3 नंबर तो फायदा ये हो जाएगा कि आपके जो फोकस पॉइंट एक्टिव है, जो फोकस हुए हैं वही आपको चमकते हुए दिखेंगे, बाकी नहीं दिखेंगे। और अगर आप फोकस पॉइंट देखना ही नहीं चाहते हो तो यहां से डिस्प्ले ऑफ कर दीजिए, तो ये भी एक हो सकता है। उसके बाद है 15 नंबर व्यू फाइंडर डिस्प्ले इल्यूमिनेशन, इसको ऑटो नहीं रखना चाहिए, ऑन रखना चाहिए। अब ये क्या है, तो अगर आपने इसको ऑटो रखा है तो कभी कभी आपके स्क्रीन में व्यू फाइंडर फोकस पॉइंट चमकेंगे, कभी कभी नहीं चमकेंगे, तो इसको ऑन रखना चाहिए, वो बेटर है। मतलब कि एनेबल, कैनन का लैंग्वेज है ऑन मतलब कि एनेबल, डिसेबल मतलब कि बंद करना। उसके बाद है एएफ माइक्रो एडजस्टमेंट, इसको डिसेबल रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है। ये जनरल मैं पब्लिकली बताता नहीं हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर समझ लो कई बार आपका लेंस गिर गया गलती से, थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, अगर आपके सारे फोटो फोकस में नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना होता है, माइक्रो एडजस्टमेंट करना होता है। उसके लिए एक माइक्रो एडजस्टमेंट स्केल भी आती है जिसके माध्यम से आपको करना होता है। मुझे ये बताइए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके सारे फोटो में परफेक्ट शार्प आते हैं या नहीं आते? यस और नो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, तो मुझे पता चले कि आप जब फोटोग्राफी करने जाते हो तो कितने % ऑफ फोटोग्राफ्स आपके जो है शार्प आते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि समझ लो आपका लेंस पुराना हो गया, या आपने समझ लो कई बार चलते चलते बारात में अगर भागना दौड़ना होता है तो कहीं टकरा गया, तो लेंस जो है हल्का सा जो है अंदर से अपना प्लेसमेंट छोड़ देता है, ताकि वो कई बार आउट फोकस इमेज देता है। अगर आपके फोटोग्राफ्स शार्प आ रहे हैं तो यस, अगर नहीं आ रहे तो नो। तो उसके ऊपर एक पूरा मैं सेशन बनाऊंगा कि आपको आपके कैमरे का लेंस का माइक्रो एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। मैम 5 मिनट, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तब तक मैं अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मैं वो भी देख लूं। और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो है शार्प मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते। सर सिग्मा 85mm लेंस में नहीं आ रहा है, मतलब शार्प नहीं आ रहा है, तो देखो दो चीज होगी, अगर आपके फोटोग्राफ शार्प नहीं आ रहे तो दो गड़बड़ हो सकती है। एक, आपने प्रॉपर्ली फोकस ही नहीं किया है, या फिर आपका माइक्रो एडजस्टमेंट गलत है, या फिर आपका फोकस मोड गलत है। तो 3 पॉसिबिलिटीज है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आती है उसको हम लोग प्रॉपर वे से देख के समझ सकते हैं।
एक क्वेश्चन है सर, हाउ टू फोकस एडजस्ट फॉर डीएसएलआर कैमरा। पर सर मैं एक्चुअली क्वेश्चन समझ नहीं पाया। डीएसएलआर मतलब आप क्या फोटोग्राफी करते वक्त बता पूछ रहे हो या सिनेमैटिक करते वक्त पूछ रहे हो? मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए तो मैं और अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। फुल फोटो में नहीं आ रहा। मिनेश जी का एक क्वेश्चन है सर, हम लोग जो फुल फोटो क्लिक करते हैं उस समय जो है प्योरली मतलब कि सब्जेक्ट फोकस में और पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूं, हाउ टू यूज ब्लॉक लेंसेज विद शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। मतलब कि एग्जैक्टली समझ लो, आप चाहो कि मुझे सिर्फ आंखें फोकस में हो, बाकी का सब कुछ आउट फोकस हो, तो कैसे शॉट बनाना है और उसी लोकेशन पे उतने ही डिस्टेंस पे मुझे अगर सब कुछ शार्प चाहिए तो कैसे फोटो क्लिक करना है। 3 से 4 ज्यादातर गलतियां फोटोग्राफर्स को गड़बड़ होती है। एक होती है ग्रुप शॉट में। जब भी आप लोग ग्रुप शॉट क्लिक करने जाते हो तो दूल्हा दुल्हन फोकस में आते हैं, बट जो ग्रुप में सारे लोग हैं कई बार परफेक्टली शार्प नहीं आते, तो वो भी अगेन डेप्थ ऑफ फील्ड और डिस्टेंस का खेल है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि अगर आपके पास 85 mm है या ऐसा कुछ है तब भी ये गड़बड़ हो जाता है। चलिए जो तो चालू है आप बंद कर देखिए। अब क्या चालू? ओके, जल्दी स्टॉप करें ना, चालू है। हाँ चालू है गाड़ी। ओके, शायद जो बैटरी है वो खत्म हो गया था, इसलिए शायद वो बीच में ब्रेक लग गया। बट मैं जो बात कर रहा था वो खास ये कर रहा था कि आपको फुल फिगर शॉट निकालना है तो उसकी भी कुछ टेक्निक्स है। मेनली आपको डिस्टेंस मेंटेन करना, जितना हो सकता है उतना डिस्टेंस बढ़ा के फिर क्लिक कीजिए तो आपको जो है इमेज शार्प मिलेगा। चाहे कोई भी एपर्चर हो, आपका एपर्चर 1.4 हो, 1.8 हो या 1.2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी आप कर सकते हो। लाइव कैसे ना। चलिए कुछ जो मेनू सेटिंग बाकी है उसको हम लोग आके देखते हैं। उसके बाद C3 कस्टम फंक्शंस, ऑपरेशन एंड अदर्स। पहला है, जब आप अगर आपको स्क्रीन में ये सिंबल दिखता है, इसका मतलब कि वार्निंग का सिंबल, ध्यान से देखना, ये वार्निंग का सिंबल वो कब दिखेगा? पहला, व्हेन मोनोक्रोम सेट, मतलब कि आपने पिक्चर से जब ब्लैक एंड व्हाइट रखा है यानी कि मोनोक्रोम सेट किया है उस वक्त दिखेगा। नंबर 2, व्हेन व्हाइट बैलेंस इज करेक्टेड, मतलब कि व्हाइट बैलेंस को अगर आपने कहीं पे करेक्शन किया है, जो मैंने आपको कल ग्राफ दिखाया था, पिंक बढ़ा दिया है, रेड बढ़ा दिया है या मैजेंटा, उस समय आपको ऐसी वार्निंग स्क्रीन में लेफ्ट साइड और राइट साइड नीचे दिखेगी। व्हेन नॉइस रिडक्शन इज सेट और HDR इज सेट, अगर आपने HDR मोड ऑन रखा है तब भी आपको ये वार्निंग दिखेगी। अगर आपने इसको हटाना चाहते हो तो यहां से सिलेक्शन करके हटा भी सकते हो, तो आप जो चाहो सेट कर सकते हो। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आपको रिमाइंड कर बताया, ब्लू पैटर्न में आपको दिखेगा राइट साइड में नीचे कॉर्नर में। डायरेक्ट डायरेक्शन AVT नॉर्मल रिवर्स डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अभी जो मेरा कैमरा है इसमें नॉर्मल है, मतलब कि मैं अगर मेरे एपर्चर को मैं अगर इस तरह से घुमाता हूं, मतलब कि राइट साइड मूव करता हूं तो वो बढ़ता है, और अगर मैं लेफ्ट साइड मूव करता हूं तो वो कम होता है। उसको अगर मुझे रिवर्स करना है, मतलब कि उल्टी साइड मुझे कम ज्यादा करना है, तो मैं यहां से सेट कर सकता हूं। उसके बाद रिट्रैक्ट द लेंस ऑन पावर ऑफ, तो इसको भी ऑन रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो कैमरा है उसके जो बटन है वो कैसे काम करेंगे वो यहां से सेट होता है। तो यहां से आप पहला जो बटन है, पहला बटन ये क्या काम करेगा? तो सिलेक्ट द फंक्शन फॉर असाइनमेंट, तो मीटर रीडिंग प्लस ऑटो फोकस स्टार्ट। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करता हूं तो ये दोनों काम करता है। अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ मीटर रीडिंग हो या सिर्फ वो जो है यही लॉक हो तो भी मैं यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं। नंबर 2, पीछे का बैक बटन। किसी ने कल पूछा था सर मुझे बैक बटन को यूज करना है तो कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो बैक बटन यहाँ से आप सेट करके ऑनली कर सकते हो। फिलहाल ये ज्यादातर ये होगा। और किसी ने पूछा सर मुझे AF लॉक करना है तो क्या करना है, तो आपको यहाँ पर आ जाना है। देखो AF लॉक, आगे से फोकस करना है और पीछे से बटन को लॉक कर देना है। जैसे ही आप इसको AF को बटन दबा दोगे तो वो फोकस वहीं पे लॉक हो जाएगा। खास करके वाइल्ड लाइफ और बर्ड फोटोग्राफी में ये यूज होता है। उसके बाद ये वाला जो बटन है स्टार, उसको अगर चेंज करना है, ये डेप्थ ऑफ फील्ड प्रीव्यू लीवर जो लेंस के यहाँ पर नीचे आता है, आप देख सकते हो कैमरा बॉडी में यहाँ पर आएगा, जिससे आपको पता चलता है कि आप जब जो भी कोई भी एपर्चर अपने सेट के समझ लो 2.8 या 3.5 5.6, उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे आएगी, विदाउट फोटो क्लिक करे आपको प्रीव्यू दिखेगा, तो इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड प्रीव्यू लीवर। ये भी बहुत शानदार चीज है। उसके बाद लेंस का ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, सेट बटन, AVT। फॉर एग्जांपल अभी समझ लो आपके पास एक कैमरा निकॉन का है, एक कैमरा कैनन का है,
यहाँ पर है शटर स्पीड। अगर आप चाहो कि इसको यहाँ मुझे एपर्चर चाहिए और यहाँ पे शटर स्पीड, मतलब कि ऊपर वाले बटन को मुझे चेंज करना है और यहाँ पर मुझे शटर स्पीड या एपर्चर लगाना है, तो आप यहाँ से लगा सकते हो, मतलब कि पूरा सेट कर सकते हो उल्टा सीधा। और अगर गड़बड़ कर दिया आपने, यहाँ पर इसको ए भी कर दिया और ऐसे छोड़ दिया, तो गड़बड़ क्या हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ से भी ये एपर्चर ही चेंज होगा और पीछे से भी ये एपर्चर चेंज होगा, मतलब शटर स्पीड चेंज नहीं होगी। तो ये 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखना है कि गड़बड़ ना हो जाए। तो इसको हम लोग जो है फिर से टीवी कर देते ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। उसके बाद ये जो बटन है इसको आपको ऑन रखना है। ये बटन ज्यादातर फोटोग्राफर, ज्यादातर निकॉन 5D Mark III, Mark IV या 6D Mark II इसमें इसको ऑफ रखते हैं। हालांकि उनको पता नहीं होता है, बट इसको ऑन रखना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि आप अपने फोकस पॉइंट का सिलेक्शन यहां से कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फोकस पॉइंट सिलेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए, उसके बाद क्लियर ऑल फंक्शंस, मतलब जो कस्टम फंक्शंस हमने सेट किए तो वो सारे के सारे क्लियर करने हैं, तो हम लोग यहां से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने दूसरा सेशन लिया, ज्यादातर मैंने कवर कर दिया है। 4 मेन टॉपिक जो मेरे मोस्ट फेवरेट है वो अभी अटके पड़े। पहला मीटर रीडिंग, व्हाइट बैलेंस, हाउ टू यूज फ्लैश और HDR एंड मल्टीपल एक्सपोजर। और मुझे पता चला कि एक सेशन 1 घंटे का है, तो मैं बहुत जल्दी 2-3 दिन के बाद ही मैं ये सारी चीजों को मैं यहाँ पर जो है रखने वाला हूँ। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, पहले तो मुझे आप यहाँ पे गुड लिखो या अच्छा लिखो या आपका थंब का निशान जो है मुझे यहाँ पे दीजिए ताकि मुझे पता चले। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछिए, तो हम लोग अभी मेरे पास 10-12 मिनट और है, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है सरगम स्टूडियो का, फोटो क्लिक करके है तब इमेज स्टेबलाइजर ऑन रखना है या ऑफ रखना है। देखो, 2 चीजें, आपके कैमरा लेंस के ऊपर IS है, मतलब कि इमेज स्टेबलाइजर है, तो हो सके तो हमेशा उसको ऑन रखिए। बट अगर आपका कैमरा ट्राइपॉड पे लगा है और खास करके आपका कैमरा स्टेबल है, ट्राइपॉड पे लगा है, स्टेबल है, तो हो सके उसको ऑफ रखिए। उससे क्या होता है, जब आप IS ऑन रखते हो तो लेंस जो है वो कैमरा को मैसेज करता है कि जो लेंस है वाइब्रेट हो रहा है, जबकि एक्चुअल में वो ट्राइपॉड पे है, तो रॉन्ग मैसेज जाता है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी हो सके तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको जरूरत ना हो स्टेबलाइजर ऑफ रखिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। और एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में श्योर सर, मैंने आपको जैसे बताया मेरे अभी और 6 से 7 सेशन आने वाले हैं, जिसमें से एक्सपोजर ट्रायंगल, रिमोट फ्लैश, गॉड ऑफ फ्लैशेस, उसके बाद मल्टीपल एक्सपोजर, HDR और सब चीजों, उसके साथ साथ कैनन 5D Mark III, Mark IV, निकॉन का Z6 750 और भी सारे जो मेनू सेटिंग्स वगैरह हम लोग जो है देखने वाले हैं। ओके, इसके अलावा मैं आपको खास करके और 1-2 चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मेरे बहुत सारे वर्कशॉप आ रहे हैं, जिससे 15-16 तारीख को मेरा माउंट आबू में वर्कशॉप है, राजस्थान में। माउंट आबू में वर्कशॉप है, 2 दिन का वर्कशॉप है, जिसमें खास करके एडवांस फोटोग्राफी, मतलब कि रिमोट फ्लैश, हाई स्पीड सिंक विद प्रैक्टिकल एंड विद मॉडल शूट है, सिर्फ 20 मेंबरों के लिए, सिर्फ और सिर्फ 20 मेंबरों के लिए। और उसके साथ में आपको एक चीज बहुत ही बढ़िया आपको बता दूं कि 7,500 रुपए में आपको ये वर्कशॉप मिलेगा और 7,500 रुपए का लेदर का कैमरा बैग जो है वो फ्री मिलेगा। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे मैसेज कीजिए। उसके बाद मेरा एक वर्कशॉप होगा जयपुर में, मतलब 15-16 को मेरा वर्कशॉप है माउंट आबू राजस्थान में। उसके बाद दूसरा वर्कशॉप होगा 20-21 को जयपुर में। लोकेशन अभी फिक्स नहीं हुआ है, बट या तो फिर हम लोग वहां पर DOP करके एक लोकेशन है, डेस्टिनेशन ऑफ फोटोग्राफी, या फिर रमेश फिल्म सिटी, 2 में से एक लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। वहां पर भी एडवांस लेवल की जो फोटोग्राफी है वो हम लोग सिखाने वाले हैं। अब देखो, कई बार सारे मेरे दोस्त ऐसे जिनके पास 5D Mark III है, Mark IV है, उनके पास गॉडॉक्स की लाइटिंग सिस्टम है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपने क्या ध्यान दिया, कई बार आप जो इंटरनेशनल फोटोग्राफर के फोटो देखते हो, अच्छे फोटोग्राफर के, उनकी जो फोटोग्राफी होती है, कैमरे आपके पास वही है, उनके पास भी वही है, लेकिन उनकी जो फोटोग्राफी है बहुत शानदार आती है। तो वो सेटिंग्स क्या है, वो मास्टर की क्या है, वो चाबी क्या है, वो मैं आपको देने वाला हूँ। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि अच्छी आपने लाइट्स ले ली, मैट मोड ले लिया, ये ले लिया, बट वो फील नहीं आती, वो मजा नहीं आता है। अगर ये बात सही है तो ये जो वर्कशॉप है ये उन्हीं के लिए है कि जो लोग एडवांस लेवल की फोटोग्राफी, खास करके प्री वेडिंग और क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स देखना चाहते हैं, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स है। तो 2 वर्कशॉप, एक माउंट आबू में और एक है मेरा जयपुर में। उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद में और वलसाड में है। अहमदाबाद में है 27, 28, 29 और वलसाड में है मेरे ख्याल से 2 या 3 तारीख को। तो वो भी डिटेल आप मेरे व्हाट्सएप मुझे करके ले सकते हो। और 2 वर्कशॉप जो है महाराष्ट्र में, एक होगा मेरा पुणे में
5 और 6 तारीख को, और दूसरा वर्कशॉप होगा मेरा 8, 9, 10 को कोल्हापुर में। तो मेरे करीबन 6 वर्कशॉप है, 2 महाराष्ट्र, 2 गुजरात और 2 राजस्थान में। इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सबको 7,500 रुपए का जो लेदर का, ओरिजिनल लेदर का कैमरा बेल्ट है वो आपको फ्री मिलेगा। कितने लोग हैं जो इस तरीके के वर्कशॉप में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और मैं 20 से ज्यादा मेंबर नहीं लेता हूं, ध्यान से, ताकि मैं हर 20 मिनट के बाद आपके पास आऊं और आपको प्रॉपर्ली सिखाऊं। मेरे जो वर्कशॉप का पैटर्न है जिसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल होता है, मतलब कि 80-90% तक हम लोग प्रैक्टिकल शूट करते हैं, मुश्किल से 10% तक जो है थियरी होती है। तो जो लोग वर्कशॉप में आना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के दीजिए। चलिए, और भी कुछ, जैसे मेरा एक और वर्कशॉप हो रहा है 14, 15, 16 अक्टूबर को, नेक्स्ट मंथ को हो रहा है, वो है गोवा में हो रहा है। और वो जो वर्कशॉप हो रहा है वो हो रहा है रिगार्डिंग सिनेमेटोग्राफी, मतलब क्या सिनेमेटोग्राफी कैसे करना है। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे कि कैमरा सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आपकी जो है फ्रेम रेट क्या रखनी है, फिर आपको शूट करके पिक्चर स्टाइल क्या रखनी है, सी लॉक क्या है, एंड लॉक क्या है, अगर आप सोनी यूजर हो तो एस लॉक क्या है, उसको कैसे यूज करना है, उसके बाद लैपटॉप फील्ड से कैसे करना है, फोलो फोकस से कैसे करना है, उसके अलावा जो एक्सेसरीज है जैसे कि गिम्बल को बैलेंस कैसे करना है, कौन से गिम्बल से कैसे शॉट डिजाइन किया जाता है, और प्री वेडिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, उसके बाद थीम क्या सिलेक्शन करेंगे, आपकी स्क्रिप्ट को कैसे लिखना है, थीम कैसे लिखना है, सारी चीज 3 दिन का वहां पर वर्कशॉप रहेगा गोवा में, जहां पर रहना खाना सब कुछ वही है। 3 दिन का सिनेमेटोग्राफी का वर्कशॉप विद प्रैक्टिकल ये वर्कशॉप रहेगा। तो जो भी लोग इस तरह से वर्कशॉप में प्रैक्टिकली ज्वाइन, हालांकि उसमें 20 मेंबर है, ये ज्यादा इसमें 50-100 लोग नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकल वर्कशॉप रहेगा सिर्फ 20 मेंबर, और जो अच्छा डेडिकेटेडली सीखना चाहते हैं ये उनके लिए, तो वही लोग आए। थैंक यू। अच्छा, उसकी फीस जो है ज्यादा है, उसकी 15,000 फीस है। मेरा नंबर लिख लीजिए, बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है, तो 9228283803 9228283803 ये मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है। आपको अगर कुछ भी इंक्वायरी करनी, क्वेश्चंस करना है तो आप इस पर कर सकते हो। और कौन से सब्जेक्ट पे और हमें इस तरह से वीडियो लाइव करना चाहिए वो भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हाँ, हरीश वर्मा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज रिडक्शन चालू रखिए कि नहीं वेडिंग में। सर अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज रिडक्शन अगर आप ऑन भी रखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये परफॉर्म कब करेगा, अगर आप उसको ऑटो पे रख दोगे तो और अच्छा है। क्यों? जब आपका कैमरा 1 सेकंड से ज्यादा की शटर स्पीड लेगा, मतलब कि आपका एक्सपोजर जो 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड इस तरह से बढ़ेगा, तब वो एक्टिव होगा, उसके अलावा वो एक्टिव नहीं होगा, डोंट वरी। तो वेडिंग में अगर आप चालू भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसको ऑटो पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली कैमरा अपने आप से तो उसको सिलेक्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर कल का सेटिंग भी बताओ प्लीज। कल का मतलब कि जो कल हो गया वो सर, उसको मैं फिर से मैं उसको शूट करूंगा और प्रॉपर वे से मैं आपको दिखाने के लिए ट्राई करूंगा, ताकि कल जो कुछ साउंड का इश्यू था, आज भी थोड़ा बहुत साउंड का इश्यू है, जो आवाज जो है शार्प नहीं आ रही है, तो वो सॉल्व हो जाए और इसको प्रॉपर वे से मैं आपको प्रेजेंट कर पाऊं। ये मेरा पहला ट्रायल था कि YouTube पे सीधे कैमरे से लाइव करना है। इससे पहले मैंने मेरे लैपटॉप से बहुत सारी जो है जूम मीटिंग की है, बट इस तरह से नहीं किया था। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, अब इसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लॉन्ग एक्सपोजर कहां पे आता है सर? वो अलग से नहीं आता, कैमरे में ही होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो शटर स्पीड है ना अभी फिलहाल 160 है, 160 है। अगर इसको मैं कम कर देता हूं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने कम कर दिया, अब ये देखो ये 1/4 मतलब 1 सेकंड के एक चौथाई में क्लिक होगा। अब जैसे जैसे शटर स्पीड ये हो गया 1 सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड तक शटर खुला रहेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, इस तरीके से जितना आपका शटर स्पीड लंबा हो जाएगा, मतलब कि लॉन्ग एक्सपोजर जिसे बोला जाता है, जो मेनली लाइट पेंटिंग या फिर क्रिएटिव फोटोग्राफी में ज्यादातर यूज करते हैं। हम लोग भी प्री वेडिंग में हमेशा यूज करते हैं। जब भी हम लोग प्री वेडिंग में जाते हैं तो हमारा नाइट का सेशन होता है, इसमें 3-4 चीजें होती है। एक ट्यूबलाइट से पेंटिंग वाले कपल के फोटोग्राफ्स, नंबर 2 हम उसको बोलते हैं स्टील वूल की फोटोग्राफी, उससे हम लोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है लॉन्ग एक्सपोजर का कई बार यूज करते हैं। आप लोग इसको कर सकते हैं। ये भी हम लोग कई बार वर्कशॉप में इसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। मिल्की वे की फोटोग्राफी करते हैं तब भी हम इसको दिखाते हैं। जेनिल सोनी का क्वेश्चन सर वीडियो रिकॉर्डिंग का दिखाया, सेटअप दिखाइए। चलिए मैं ट्राई करता हूं नेक्स्ट सेशन में इसके जो बाकी के वीडियो रिलेटेड जो सेटिंग्स है उसको मैं दिखाऊं।
स्पीड स्टेप 125 टू जंप 180। हाँ, जो स्पीड का जो स्पीड इंक्रीमेंट लेवल है उससे होता है, मतलब कि आपका जो स्पीड इंक्रीमेंट लेवल है, पहले मैं इसको अपने रेगुलर पे ले लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि आपका जो स्पीड इंक्रीमेंट लेवल है वो यहां पर, सॉरी यहां पे जाके, नहीं सॉरी, ये आईएसओ स्पीड आएगा और एक्सपोजर आएगा। शटर स्पीड के लिए ये ऑप्शन नहीं है, आईएसओ के लिए उसके लिए शटर स्पीड बाय डिफॉल्ट रहता है। वेडिंग में सिंगल फोकस रहेगा या मल्टी? 95% आपको सिंगल पॉइंट यूज करना है वेडिंग में, प्री वेडिंग में, कपल में, पोर्ट्रेट में। सिर्फ संगीत संध्या में आपको जो है 5 पॉइंट या 9 पॉइंट यूज करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस तरीके से ही करता हूं। इसका मतलब ये नहीं बाकी सब गलत है, बट ये तरीका सबसे कारगर है, जिसके कारण मेरे सारे के सारे फोटो 100% परफेक्ट और शार्प आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, जितना हो सके आप सिंगल पॉइंट फोकस पॉइंट यूज कीजिए, उसकी हैबिट डाल दीजिए। सॉफ्टबॉक्स के पर कैसे फोटोग्राफी करते हैं, सॉफ्टबॉक्स के लाइटिंग के सेशन में हम लोग देखेंगे पूरा सॉफ्टबॉक्स, फिर अपना ग्रिड, स्नूट और मल्टीपल लाइट्स को कैसे यूज करना है। ओके, तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और भी मैं आप लोगों को अगर ये सेशन सही में अच्छा लगा है तो मैं इस सेशन को फिलहाल में स्टॉप कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद खास करके आप कमेंट करें तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। तो और भी अगर आपके जो क्वेश्चंस है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी मैसेज कीजिए, और आप जो है मेरा ये कमेंट बॉक्स में भी मुझे मैसेज कीजिए। यस, जितने भी क्वेश्चंस है, मैं ज्यादातर मैं मानता हूं कि आपके जो भी क्वेश्चंस है उसमें टॉपिक्स भी लिखिए, ताकि मुझे नेक्स्ट जो वीडियोस जो बनाने हैं मैं उस पर बनाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, स्टॉप।